शायद तिहाड़ से 10 से 12-15 लोगों ने आज तक भागे होंगे। जब मुझे पता चला कि भाई हमारे जो आखिरी भारतीय सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी समाधि अफगानिस्तान में है। ये बात जब मैंने अखबार में पढ़ी तो मेरे साथ उस समय कुछ तालिबानी टेररिस्ट थे, गयूर खान और ताजा खान उनके नाम थे। भाई साहब, आप तो आलू खाने वाले लोग हैं और ये तो हम ही हैं जो अफगानिस्तान से आगे कुछ भी कर सकते हैं, और ये आपके देश के बस की काम नहीं है। कोई नहीं, अगर सरकार नहीं करेगी तो मैं जाऊंगा, तिहाड़ से भी निकलेंगे और अफगानिस्तान में। कि हम आपको बहुत बड़े क्षत्रिय समाज के साथ में जोड़ देंगे और फिर बाहर निकलते ही धाए 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 की आवाज आने लगी। कि फूलन ने 20 ठाकुरों को लाइन में लगा के मार दिया। अच्छा, फांसी के वक्त आप थे वहीं पर अफजल के? हाँ बिल्कुल। ओके। अफजल को फांसी देने के लिए जल्लाद नहीं मिल रहा था जेल डिपार्टमेंट को, तो मैंने डीजी साहब को लेटर लिखा कि भाई मैं इसको फांसी देने के लिए तैयार हूं। अच्छा, मुझे लगता है ये बात शायद आप पहली बार बता रहे हैं, मैंने शायद कहीं सुना नहीं आपने जो डीजी के लिए लेटर लिखा। जब मैंने फूलन देवी की हत्या की बात सुनी और दिल्ली में आके, वो भी लुटियन जोन में, मतलब कैसे किया और किस तरीके से कर दिया यार। क्या आज भी लोग ऐसे हैं जो किसी एक वर्ग का बदला लेने के लिए ऐसा करते हैं? 2001 की उस घटना का जिक्र सबसे पहले करेंगे। क्या कभी आपको अफसोस हुआ कि वो आपको करना चाहिए? फूलन की ऊपर वहां पे गोलीबारी हो रही थी तो हमने देखा कि भाई 2 नकाबपोश लोग गोलियां चला रहे हैं और फूलन के ऊपर भी गोली चला रहे हैं और जो उनके बॉडीगार्ड है उसके ऊपर भी गोली चला रहे हैं। इन्फॉर्मेशन थी कि जो गोली मारने वाले लोग हैं उनके भी शायद पुलिस की गोली लग गई है। तो जब फूलन वहां पर नीचे, जब वो लोग भाग गए वहां से और जब फूलन वहां पे नीचे गिर गई तो मैंने देखा कि जो उनके गोली लगी हुई थी फूलन के, वो बिल्कुल यहाँ पे इस वाले हिस्से पर लगी, सामने से माथे पर, बिल्कुल माथे पर। तो फिर बहुत नजदीक से मारा होगा या तो कोई शार्प शूटर रहा। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया। आपको निशानेबाजी का शौक है? नहीं, मैं तो आज तक सिर्फ होली पे जो पानी वाली है वही बातें चल रही है आज तक। नमस्कार, मैं हूं सौरभ उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। हिंदी खबर पर आज जो शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हुई है उनको लेकर देश में अलग अलग राय है। कुछ लोग उनको क्रांतिकारी मानते हैं तो कुछ लोग उनको विवादों का दूसरा नाम। लेकिन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना को लेकर जब उन्होंने अपना कदम उठाया तो उनका नाम देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छा गया। भारतीय समाज के एक खास वर्ग के वो आंखों के तारे बन गए। उस वक्त के युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल थे। और मैं तो कहूँगा कि अफगानिस्तान की यात्रा की दौरान सन 2004 में भारत के वो शायद सबसे पहले ब्लॉगर रहे जहां से वो कुछ तस्वीरें लेके आए और जो उस वक्त के नौजवानों के दिल पर छा गई। तो स्वागत करिए शेर सिंह राणा साहब का। राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको और आपके दर्शकों को भी। जी। राणा जी, आपके नाम के साथ एक खास छवि जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हम आपको इस पूरे इंटरव्यू के दौरान क्रांतिकारी कहें या कुछ और कहें? नहीं, देखिए, ये तो आपका खुद का जो विचार है मुझे लेके, तो वो तो आप जिस नाम से संबोधन देना चाहें दीजिए। लेकिन जो मेरे उत्तर हैं जी, तो मेरे जो मेरा जवाब रहेगा उसको सुनने के बाद जो देश की जनता है जी, वो क्या विचार रखेगी, ये उसके ऊपर डिपेंड है। मैं मतलब इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले और इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले मैं अपनी एक बात मुझे याद आती है। 2001 की उस घटना की बात से ही अपना इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। मैं उस समय ग्रेजुएशन कर रहा था राणा जी, और जब मैंने फूलन देवी की हत्या की बात सुनी तो हमारे बहुत सारे मित्र क्षत्रिय हैं, बल्कि बहुत सारे, ज़्यादातर क्षत्रिय ही रहे। तो मुझे लगता था कि यार, एक व्यक्ति जिसने एक समाज का बदला लिया, हालांकि आप उसको किसी प्लेटफॉर्म पे स्वीकारते नहीं हैं, हाई कोर्ट में वो मामला भी चल रहा है, उस विषय पर अभी अपने लोग चर्चा करेंगे, और दिल्ली में आके, वो भी लुटियन जोन में, मतलब कैसे किया और किस तरीके से कर दिया यार। क्या आज भी लोग ऐसे हैं जो किसी एक वर्ग का बदला लेने के लिए ऐसा करते हैं? 2001 की उस घटना का जिक्र सबसे पहले करेंगे। क्या कभी आपको अफसोस हुआ कि वो आपको करना चाहिए था? देखिए, जैसे आपने खुद ही बोल दिया कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसमें क्योंकि केस पेंडिंग है तो मेरा बोलने का उस पर बहुत ज़्यादा कोई अधिकार क्षेत्र है नहीं। क्योंकि देखिए, जो जजेस हैं हमारे
वो एक भगवान का रूप होते हैं जब वो अपने चेयर पे होते हैं। तो जब भगवान के पास आपका कोई मसला विचाराधीन हो तो मुझे लगता है कि हमें उसमें कोई अपनी राय देने का अधिकार नहीं रह जाता। जी। लेकिन फिर भी लेकिन आप थे तो वहां पर जिस हाँ, समय मैं वहाँ पे जी मौजूद था। जी लेकिन हत्या में मेरा कोई रोल है या नहीं है, तो उस पर तो जो माननीय अदालत है वही तय करेगी। और मैंने हमेशा यही कहा है कि उस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं था और मैं वहाँ मौजूद था, जिसके कारण मुझे पुलिस ने उसमें एंगेज किया। तो मतलब आप वहाँ से रुड़की से और वहाँ फूलन देवी जी के घर पर जिस दिन हत्या हुई वो कैसे कनेक्शन, वो कैसे जुड़ा, कैसे पहुँचे आप वहाँ पर? देखिए, हमारे शहर में एक फैमिली थी जी तो वो लोग फूलन से जुड़े हुए थे जी। राजनीतिक रूप से। तो वो राजनीतिक और सामाजिक रूप से उनके मिलने के लिए जाते थे और दूसरे राजनेताओं से भी मिलने जाते थे और वो मेरे परिचित थे। तो कभी कभी मैं उनके साथ चला जाता था दिल्ली या देहरादून या आसपास जहाँ पर भी वो जाते थे। और क्योंकि मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था तो थोड़ा युवाओं में एक इच्छा होती है कि चलो भाई नई नई जगह हम घूमने के लिए जाएं। तो उस दिन भी मैं उन्हीं के साथ आया था, उस फैमिली के साथ ही। और जब मैं वहाँ बैठा हुआ था तो फिर ये सब जो है नहीं, लोग बताते हैं कि पहले राणा जी ने वहाँ खीर खाने के बाद उन्होंने बताया कि हम आपको बहुत बड़े क्षत्रिय समाज के साथ में जोड़ देंगे, और फिर बाहर निकलते ही धाएं 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 की आवाज़ आने लगी। नहीं, देखिए, ये तो एक मनगढ़ंत बातें हैं कि खीर खाई और ये खाया और वो खाया। हाँ, ये सब तो कोई मतलब लॉजिक वाली बात नहीं है। और ये क्या है कि किसी को डिफेम करने के लिए ऐसी कहानियाँ जो है बना दी जाती हैं। हाँ, लेकिन मैं वहाँ पे उस समय प्रेजेंट था, ये मैं स्वीकार करता हूँ। और जो धाएं धाएं जो आपने बताया, क्या है कि जिस समय ये धाएं धाएं हुआ तो उस समय मैं वहाँ पर जो है ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था और जो उनकी सगी सिस्टर हैं मुन्नी देवी जी और जो अब उनके जो पीए थे कालीचरण जी, वो भी वहीं पर बैठे हुए थे। और जब ये धाएं धाएं की आवाज़ आई तो हम लोग जो है तुरंत गोलियों की आवाज़ सुन के जब बाहर गए तो हमने देखा कि जो दो नकाबपोश लोग थे जिन्होंने चेहरे पर मंकी कैप पहनी हुई थी, और वो लोग जो है फूलन को, और फूलन के साथ, फूलन अकेली नहीं थी, फूलन के साथ बॉडीगार्ड भी थे दिल्ली पुलिस के। तो वो लोग जो है आपस में क्रॉस फायरिंग कर रहे थे। नहीं, आप जब वहाँ गए तो आखिरकार फूलन देवी जी से ही मिलने गए होंगे, वहीं से उन्हीं से बातचीत हो रही होगी? नहीं, मैंने आपसे बताया कि जो ये जो रुड़की के जो मेरे शहर है, हाँ, मतलब वो लोग जो गए थे, जो भी लोग गए वो थे, लोग उनके परिचित थे। और जैसे कि आपने देखा होगा जो लोग राजनीति करते हैं तो दो तीन लोगों को अपने साथ ले जाते, इधर उधर घूमते हैं। तो वो जो साथ में घूमते हैं वो तो एक तरीके से शौकिया वो होते हैं। तो हम उस समय, क्योंकि मैं तो उस समय यंग बच्चा था, है ना, तो एक शौक होता है, कॉलेज में पढ़ते थे कि चलो दिल्ली घूम आएंगे। तो मेरे पास अपनी गाड़ी थी उस समय, मतलब घर वालों ने दी हुई थी, तो उनके पास व्हीकल नहीं था। तो वो जब भी कहीं बाहर जाना होता था तो वो मुझसे ये बोलते थे कि साथ में चल लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। हाँ, तो जैसे मैंने उनको उनके घर पे छोड़ दिया और फिर मैं इंडिया गेट घूमने चला गया, कहीं पार्क में घूमने चला गया, जैसे युवाओं हाँ, नॉर्मली होता है, बिल्कुल होता है। तो उसी तरह से मैं भी जैसे आ जाता था। नहीं, मेरा सवाल कुछ और था राणा जी। मैं कह रहा था कि जो आपके साथ लोग गए थे, जो फूलन देवी जी के जो परिचित थे, तो वो मिलने फूलन देवी जी से गए थे? हाँ, बिल्कुल, है ना। तो दोनों लोग जब उस वक्त अगर वो मिलने फूलन देवी जी से गए थे तो फूलन देवी जी बाहर क्या करने आई थी, मतलब ऐसा कुछ? नहीं, जो आपको, हाँ, वो फूलन से, आप तो चूंकि अंदर थे जैसा आपने बताया। नहीं, वो भी अंदर थे। हाँ, वो भी वहीं थे, फूलन से मिलने गए थे। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुंचे तो कोई 11, साढ़े 11 या 12 के आसपास बज गया था तब तक पहुँचते पहुँचते, क्योंकि रुड़की से तो दिल्ली दूर है। तो जब हम यहाँ पे पहुंचे तो उस समय वो पार्लियामेंट जा रही थी। ओके। तो इसलिए उन्होंने कहा उनको, जो उनसे मिलने आए थे वो, कि तुम लोग यहाँ पे घर पे बैठो और 1 घंटे में 1 बजे लंच होएगा, तो मैं 1 बजे वापस आ बात कर लेंगे। हाँ, और तब मैं मतलब उनसे कहा कि तब मैं तुम्हारे से मिलूंगी।
तो इसलिए हम लोग वहां पे आप लोग अंदर थे और वो पार्लियामेंट निकल रही हाँ, थी। वो पार्लियामेंट से वापिस आई थी और तब उनका जो है ये हुआ। फूलन देवी की हत्या को आप देखते किस तरह से हैं, जिसने भी हत्या की, हालांकि जी। आपने जैसा बताया कोर्ट में चल रहा है, जिन लोगों ने भी उनकी हत्या की, क्या लगता है कि वो हत्या का मकसद उनका क्या रहा होगा? क्या वो एक राजनीतिक हत्या थी, या एक खास समाज के लिए कोई बदले की भावना थी, या उसके पीछे की कोई एक बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा रही होगी कि नहीं, हमको अपनी राजनीति चमकाना है, हमें राजनीति में एकदम से आगे आना चाहिए? क्या रहा होगा? देखिए, जैसे कि जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं फूलन के, उन्होंने उस समय भी और आज भी कभी कभी वो लोग सीबीआई इंक्वायरी की इसमें जांच की मांग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि इस केस को जो है ये रफा दफा करने के उद्देश्य से हमें जेल भेजा गया, और जो इसका सही रीज़न था वो आज तक कभी बाहर निकल कर नहीं आया। अब क्या है कि जो 2-3 ग्राउंड जो बिल्कुल क्लियर दिखते हैं, है ना, वो एक तो दिखता है कि भाई जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था पारिवारिक, क्योंकि उनकी जो फूलन की ये चौथी शादी थी। पहली शादी उनकी पुत्तीलाल से हुई थी, फिर विक्रम मल्ला से हुई थी। अच्छा, सॉरी आपकी बात काट रहे, फिर आप कंटिन्यू करिएगा। आप चाहते हैं कि इस पर सीबीआई की जांच हो? हाँ बिल्कुल जी, मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ कि इसकी सीबीआई की जांच हो। और जिस समय जो है मुन्नी देवी जी ने सन 2001 में ही एप्लीकेशन दी थी, कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी, और जो है होम मिनिस्ट्री को एप्लीकेशन दी। कभी किसी सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की पैरवी नहीं की गई, कोई सिफारिश नहीं की गई? मुलायम सिंह की सरकार थी उस समय, सांसद थी वो, मतलब क्या कभी किसी सरकार की तरफ से सीबीआई की सिफारिश नहीं की गई? नहीं, अब ये यही मतलब तो, मैं सोच रहा हूँ ऐसा क्यों, अब क्या लगता है आपको? नहीं भाई, हो सकता है कि जो लोग इसके पीछे रहे हों वो ताकतवर लोग हों, तो उन्होंने ना होने ऐसा दिया हो। लेकिन इसकी सीबीआई जांच होती तो मुझे लगता है कि इसकी जो असलियत थी वो अच्छे से उजागर हो जाती। जी। क्योंकि बहुत सारे जो पहलू हैं उस पर कोई जांच नहीं हुई, तो अब नहीं हुई तो इसको हमने कोर्ट में भी रखा, लेकिन नहीं हुई। और जो फूलन को लेकर आपने कहा कि भाई आपके क्या विचार हैं? हाँ। देखिए क्या है कि सन 2001 तक तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा उनके बारे में जानता नहीं था, लेकिन अभी जब मैं 2016 में जेल से छूटा, तो करीब मैं 15.5 साल मुझे इस केस के कारण जो है अपने घर से दूर रहना पड़ा। तो अब फिर मैंने लोगों के बीच में गया, जानकारी हासिल करी, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जो 2-3 मनगढ़ंत कहानियां कि 22 लोगों को लाइन में लगा के एक साथ एक गोली से मार दिया, सबके सब ठाकुर थे, है ना, मतलब एक धरती पे दूसरे परशुराम का महिला अवतार हुआ था। तो ये कहानियां बिल्कुल जो है एकदम झूठ के अंबार पे खड़ी हुई थी, एकदम अच्छा हवाई कहानियां। रियलिटी क्या है कि देखिए, मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगा। नहीं आप पूरा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, संक्षिप्त में इसलिए कि हमने कई जगह इस पे डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। देखिए, फूलन के लिए 4 मतलब पिलर्स हैं जो उनके प्रति लोगों में एक संवेदना दिखाते हैं। हाँ, मतलब जो उनके जीवन को शो करते हैं जी। वो ये कहते हैं कि भाई इनकी छोटी उम्र में शादी हुई, और जिससे शादी हुई तो उसने इनके साथ बड़ा गलत किया। दूसरा, उनके साथ कहते हैं कि भाई इनकी ज़मीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया, लैंड डिस्प्यूट हुआ। तीसरा, उनके लिए बताते हैं कि डाकू इनको उठा कर ले गए। चौथा, इनके लिए बताते हैं कि इनके साथ रेप हुआ इनका, और जिसके बाद वो एक डकैतों के गैंग में शामिल हो गई जाके। नहीं डकैत तो ये पहले बन गई। अच्छा हाँ, लेकिन शो ऐसे ही करते हैं कि पहले सामूहिक बलात्कार हुआ, yes. और उसके बाद जो है वो डाकू बनी। जबकि अब सत्य क्या है, सच क्या है? सच ये है कि उनकी छोटी उम्र में शादी हुई, तो आज से 50 साल पहले ये एक आम बात थी। अगर मैं आपसे पूछूंगा या मैं अपने आप से पूछूंगा कि भाई मेरी जो दादी जी थी, मेरी ग्रैंड मदर थी या ग्रैंड मदर थी, उनकी शादी किस एज में हुई, तो ये बड़ी नॉर्मल बात थी, 12 साल। बिल्कुल सही बात है। मेरी दादी की जो शादी हुई थी बहुत कम उम्र पे हुई थी दादाजी से, बिल्कुल सही बात। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये फूलन जो है एक उनके साथ कोई अजूबा हुआ था कि छोटी उम्र में शादी होगी, लेकिन
ये जो आम बात थी इसको भी उन्होंने क्या दिखाया कि ये तो भाई अत्याचार हो गया कि छोटी उम्र में शादी हो गई, और शादी किसने की? उनके माता पिता ने की। ठीक है। दूसरी बात है कि उनका जो जमीन का डिस्प्यूट था वो उनके सगे जो चाचा जी हैं, उनके लड़के जो मैयादीन है, उसके साथ उनका डिस्प्यूट था, फैमिली डिस्प्यूट था। उसमें किसी अन्य जाति या धर्म के लोगों का कोई लेना देना नहीं था। तो वो आपसी पारिवारिक डिस्प्यूट था उनका, और उस पारिवारिक डिस्प्यूट में फूलन पहली बार जेल गई। और जब जेल गई उनके ऊपर यह आरोप लगा कि ये विक्रम मल्ला गिरोह के साथ मिली हुई है। विक्रम मल्ला उनका सगा मामा का लड़का था, मतलब उनका सगा रिलेटिव था। ये मैयादीन के सगे मामा का लड़का था, मतलब और तो इनका भी ममिया भाई हुआ है ना। तो विक्रम मल्ला जो है, जो बताते हैं कि डाकू उठाकर ले गए, तो विक्रम मल्ला जो है उनको उनकी घर से उनकी माताजी की सहमति से, मतलब सहमति इन द सेंस जबरदस्ती, मतलब वो माँ के पास से विक्रम मल्ला लेकर गया। तो जो ये बात बताते हैं कि पहले रेप हुआ और उसके बाद वो डाकू बनी, एक तो ये बिल्कुल गलत। तो शेखर गुप्ता की फिल्म पूरी तरीके से आप बता रहे हैं। देखिए, हाँ, मैं अभी उनके बारे में भी बताऊंगा। तो फिर वो उसको लेकर चले गए। लेकर जब वो गैंग में जब शामिल हो गई तो उनका डाकू वाला जीवन शुरू हो गया। उसके बाद उनकी गैंग में आपस में वर्चस्व को लेकर लड़ाई बजी। उस लड़ाई में विक्रम मल्ला की हत्या कर दी गई, जो श्रीराम लालाराम जो कि ठाकुर थे, और एक कुसुमा नाइन जो कि इनकी सहयोगी थी। और जब विक्रम मल्ला की हत्या की गई तो जो फूलन थी उसके साथ कुछ गलत हरकत की गई। कुसुमा नाइन ने उनके कपड़े वगैरह फाड़ दिए। ओके। हो सकता है श्रीराम लालाराम का जो गैंग था, हाँ, श्रीराम लालाराम का जो पहले एक्चुअली ये एक ही गैंग था। इसका जो हेड विक्रम मल्ला और श्रीराम लालाराम दोनों को मिला के एक गैंग, दोनों का मिला के एक गैंग था। इसका गैंग का मुखिया था बाबू गुजर। तो बाबू गुजर फूलन के साथ गलत हरकत करना चाह रहा था, तो विक्रम मल्ला ने विरोध किया, और उस विरोध में विक्रम मल्ला ने बाबू गुजर को गोली मार दी। जब गैंग का लीडर मर गया तो गैंग जो है वो दो फाड़ हो गया। श्रीराम लालाराम ने कहा कि भाई, बाबू गुजर मतलब गुजर ही था या क्षत्रिय था? मतलब नहीं, गुजर ही था। गुजर ही था। ओके। बाबू गुजर था। तो उन्होंने श्रीराम लालाराम ने कहा कि भाई आपने गैंग के लीडर को मार दिया एक महिला के लिए, तो ये सही नहीं किया, क्योंकि गैंग में जो महिला होती थी उनका दो ही काम थे। असली बात तो ये है, एक तो खाना वगैरह में यूज हो जाए, और जो गैंग का लीडर था उसका मनोरंजन, उसका सेक्सुअली वो कर ले वो। तो जब उनका, अब क्योंकि विक्रम मल्ला ने उससे थोड़ा शादी वगैरह कर ली थी, तो उसको वो ठीक नहीं लगा, तो इसलिए उसने उसको मार दिया। तो फिर जब इनका डिस्प्यूट हो गया इस मैटर पर, तो तब जो है विक्रम मल्ला को इन्होंने मार दिया थोड़े समय के बाद, क्योंकि उस समय तो श्रीराम लालाराम वहां पे उपस्थित नहीं थे। उस समय, जिस समय विक्रम मल्ला ने गुजर को विक्रम मल्ला ने मारा था, वो कहीं और थे। तो लेकिन जब वो आए तो उनको पता चला, तो फिर गैंग जो है दो उसमें डिवाइड हो गया। विक्रम मल्ला को मार दिया। फूलन के साथ जो कुसुमा नाइन है उन्होंने थोड़ा गलत हरकत वगैरह कर दी। तो फिर फूलन ने ये निश्चय किया कि भाई मैं इनसे, और फूलन को इन्होंने छोड़ दिया। तो फूलन ने एक किसी दूसरे गैंग की हेल्प ली वहां पे, जो अलग अलग गैंग इनके एंटी थे। और फिर एक दिन इनको ऐसा पता चला कि भाई ये जो भेमई गांव है, इसमें ये श्रीराम लालाराम का गैंग आया हुआ है। गैंग तो वहीं घूमते रहते थे चंबल में ही। तो इनको ये पता चला कि भाई आज जो है ये उधर की तरफ है। तो जब ये भेमई गांव में आए तो करीब 35 से 40 लोग थे, जो कि जो इस भेमई कांड की जो चार्जशीट है उसके अकॉर्डिंगली, तो करीब 35-40 लोग थे जिनके सभी के हाथों में हथियार थे। तो ये लोग आए और इन्होंने जो है गांव वाले जैसे मिले, तो गांव वाले से पूछा भाई कहाँ है ये लोग, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो नहीं है। तो इन्होंने घर घर में जो है एक ढूंढने का ड्रामा करना शुरू करा, और हर घर से जो भी पुरुष मिलता गया उसको जो है एक जगह पर इकट्ठा करते गए, और उनको ऐसा बताया कि भाई तुम्हारे से हम पूछताछ करेंगे। तो पूछताछ के बहाने से जो है, क्योंकि अगर उनको पता होता कि भाई ये हमारी हत्या करेंगे तो वो शायद इकट्ठा ना होते। तो हर घर से जो है जो पुरुष मिलता गया, तो जबरदस्ती उसको एक जगह पर जो है गांव के थोड़ा बाहरी क्षेत्र में इकट्ठा करते रहे।
और जब इकट्ठा ये वो सब, सभी क्षत्रिय थे जिन लोगों से बात, जिनको पूछताछ के लिए फूलन लेके आ रही थी? नहीं, वो सभी क्षत्रिय नहीं थे। उसमें जो है दलित भी थे, पिछड़े भी थे, मुस्लिम भी था, और क्योंकि ज्यादा संख्या गांव में ठाकुरों की थी तो ठाकुर मतलब उन 20 में ज्यादातर ठाकुर थे? हाँ, ज्यादातर ठाकुर थे, क्योंकि गांव में संख्या भी ठाकुरों की ज्यादा ही थी। ठाकुर बहुल्य गांव था। हाँ, तो जब ये सब लोग वहां पे इकट्ठा कर लिए गए तो इन्होंने जो है फूलन ने और इनका जो मेन साथी था मानसिंह यादव, जो कि फूलन का तीसरा पति भी है, जिससे उन्होंने ग्वालियर जेल में सरेंडर के बाद शादी की थी, जिसके साथ वो अंतिम समय में रह रही थी। नहीं, वो तो चौथा है। अच्छा, वो चौथा है उमेद सिंह, जिसके साथ वो रह रही थी। तो ये जो तीसरा इनका पति है मानसिंह यादव, इसने सबसे ज्यादा लोगों की हत्या करी और फूलन ने। तो इन्होंने क्या करा, अब आप मतलब खुद ही देखिए आप, और पूरे जो हमारे दर्शक हैं वो इस बात को खुद ही इमेजिन करें कि क्या ये संभव है कि अगर ये 20 लोग डाकू होते तो इनके हथियार कहाँ हैं? ये लोग भेड़ बकरी की तरह उनके कहे अनुसार क्यों नहीं, सही बात है, वो तो बैठ दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग होती है। भाई अगर दोनों डाकू गिरोह होंगे तो फिर अगर वो श्री राम लाला राम गैंग के लोग थे या डाकू थे तो उनके पास भी तो राइफल होती, उनके पास भी तो बंदूक होती। कोई भी डाकू जो है वो बंदूक और राइफल के बिना तो सोता भी नहीं था। लेकिन ऐसा तो कहीं प्रचारित भी नहीं होता है कि जिनको फूलन ने मारा था, 11, 12, 20 लोग थे जिनको, वो डाकू गैंग से था। मतलब मैंने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा, बल्कि बताया ये जाता है कि जिन लोगों को फूलन ने मारा ये वही लोग थे जिन्होंने फूलन को डकैत बनने के लिए मजबूर किया था, और इन्हीं में से कुछ लोगों ने जो है वो उसके साथ में गैंग रेप वगैरह किया था, और वो बदला लेने के लिए जो है वो आई थी गाँव में। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। हाँ। कि जो बिल्कुल झूठी बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के मीडिया को और किसी भी व्यक्ति को ये चैलेंज करता हूँ कि अगर ये कोई प्रूव कर दे कि ये जो 20 लोग मरे हैं इनमें कोई डाकू था या इन्होंने फूलन के साथ कभी कोई अत्याचार किया था या किसी भी तरीके से फूलन के जीवन से कोई जुड़ाव था, ये लोग तो गांव के साधारण लोग थे, किसान लोग थे, और यही कारण है ना इनके पास कोई हथियार था ना कोई था, बेबसी की मौत मर गए। तो वो गैंगरेप वाली पूरी कहानी झूठी है? गैंगरेप वाली जो कहानी है अगर हम उसको सत्य मान लें तो वो गैंगरेप डाकुओं ने किया। जो श्री राम लाला राम कुसमा 9 का जो गिरोह है उन लोगों ने उसके साथ जंगल में की, जो चंबल का जो पूरा जंगल का इलाका था। श्री राम और लाला राम जाति से क्या थे? श्री राम लाला राम ठाकुर थे। अच्छा, हाँ, श्री राम लाला राम ठाकुर थे। तो उन लोगों ने जब विक्रम मल्लार फूलन को जंगलों में पकड़ा, जो चंबल का जंगल थे जहाँ डाकू घूमते रहते थे, जब वहां पे पकड़ा तो विक्रम मल्ला को गोली मार दी और फूलन के साथ जो भी उन्होंने गलत किया वो किया। तो ये डाकू बनने के बाद किया। तो यही सबसे बड़ा झूठ है कि पहले गलत हुआ उसके बाद डाकू बनी। ठीक है, वो डाकू बनने के बाद। हाँ, ये डाकू बनने के बाद हुआ, तभी तो विक्रम मल्ला को मारा गया। तो ये तो जो शेखर कपूर जी ने जो फिल्म बनाई है उसमें भी ऐसा ही दिखाया। उससे पहले की फिल्में भी जो बनी उसमें सब में वही ठीक इसके उल्टा दिखाया जाता है। हाँ। तो अब ये जो लोग जो इसमें मारे गए, इसमें मैं आपको नाम भी बता देता हूँ जिससे कि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे कि जो दलित समाज से है उनका नाम है राम अवतार कठेरिया, तो वो धानक समाज से है। दूसरे हैं तुलसीराम मौर्य, तो ये जो है ये काछी जिनको बोलते हैं, हमारे इधर वेस्टर्न यूपी में ये सैनी समाज के भाई होते हैं, जो ये दूसरे हैं। तीसरे जो हैं आपके नजीर खान। तो ये 3 लोग दलित पिछड़े मुस्लिम वर्ग के हैं, और ये जो और उसमें ठाकुर है, और इसमें मरने वालों में भी 16-16 साल के बच्चे भी हैं। अच्छा, हाँ, मैं आपको बता दूं वो बच्चे वहाँ क्या कर रहे थे ऐसा? मतलब नहीं, वो तो गांव में इन्होंने जो मिला उसको पकड़ लिया इन्होंने। भाई वो तो गांववासी थे, अपने गांव में बैठे हुए थे। डाकू आए बाहर से, तो जो इनको पुरुष मिला, कुछ लोग भाग गए जंगल की तरफ, कुछ जो इन्होंने पकड़ पाए तो ये पकड़ के एक जगह ले आए और ला के सबको जो है पहले पिटाई करी और फिर मार दिया।
और जो लोग ये बोलते हैं कि बेवजह कोई किसी को क्यों मार देगा, हाँ, तो मतलब हाँ, ये आपके मेरा भी मैं मन में यही ये प्रश्न बिल्कुल आता यही पूछने जा रहा था, कि क्यों भाई, मारा के? हाँ, कि बेवजह क्यों मार दिया। हम्म, देखिए, ये डाकुओं का अपना वर्चस्व दिखाने का तरीका था। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ऐसा ही सेम हत्याकांड, ये जो श्री राम लालाराम और जो कुसुमा नाइन है, इस भेमई कांड के बाद, जैसे इसमें तो ये लोग 20 लोग मर गए, इसके 1 साल के अंदर इन्होंने भी एक अस्ता कांड किया। श्री राम लालाराम ने, हाँ, श्री राम लालाराम और कुसुमा नाइन, उसमें मुख्य भूमिका कुसुमा नाइन की थी। जैसे इसमें फूलन की थी, उसमें कुसुमा नाइन की थी। तो कुसुमा नाइन ने भी एक अस्ता कांड किया, जैसे ये भेमई कांड है। तो अस्ता कांड में कौन लोग मरे? अस्ता कांड में 14 लोग मरे। 14 के 14 लोग अपने मल्लाह समाज के भाई थे। अस्ता कांड में कुसुमा नाइन ने 2 लोगों को तो अंधा कर दिया, मतलब किसी नौकीले चीजों से अंधा कर दिया, और 14 लोगों की हत्या कर दी। तो अब प्रश्न ये आता है कि भाई वो अस्ता कांड में 14 लोगों को क्यों हत्या कर दी? क्या उन्होंने भी कुसुमा नाइन का रेप किया था? तो ये डाकुओं का एक भय कायम करने के लिए इन्होंने ये लोगों की हत्या करी, तो उन्होंने इसका अपना ज्यादा भय कायम करने के लिए कुसुमा नाइन ने जो है 14 मल्ला समाज के बेगुनाह लोगों को मार दिया। तो उसने ठाकुर लोगों को और ये दलित पिछड़ा मुस्लिम को मार दिया। तो ये डाकुओं का भय कायम करने का जो प्रयास होता था, उसके लिए ये लोग बेगुनाह लोगों की हत्या हुई। बाकी इनका कोई लेना देना नहीं था। दूसरा कारण ये भी बनता था कि ये लोग जो है मतलब इस शक में रहते थे कि भाई ये हमारी मुखबरी करते हैं, ये जो गांव है हमारे बारे में जो है पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा होता था। हाँ, तो क्योंकि जो इस भेमई कांड की जो चार्जशीट है, जो जजमेंट है, तो उस जजमेंट में भी यही लिखा हुआ है कि जो फूलन ने जो ये हत्याकांड किया, उसने इस शक में किया कि ये जो गांव के लोग थे श्री राम लालाराम की मदद करते थे या उसकी मुखबरी करते ये थे? लोग जो है फूलन के गैंग की पुलिस को इंफॉर्मेशन दे देते थे कि मतलब ये हमसे खाना मांगते हैं। लेकिन वहां पे गवाही में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि हमने श्री राम लालाराम का, फूलन गिरोह का और एक मुस्तकीम गैंग का, इन तीनों की कई बार पुलिस में, थाने में, एसपी को, डीआईजी को लिखित में कंप्लेन करी कि भाई ये हमारे गांव में आते हैं और हमें परेशान करते हैं। अच्छा, मैं राणा जी एक कमेंट पढ़ रहा था आपका, एक जो पिछले इंटरव्यू में, उसमें नीचे लिखा हुआ था कि राणा जी ने पहले एक हत्या की, मतलब एक अपने समाज में, क्षत्रियों के समाज में एकदम से आने के लिए, एक चमक में आने के लिए, और अब राणा जी अपने इंटरव्यू के दौरान जो है वो सारे समाज को ले लेते हैं कि भाई देखिए उसमें दलित भी मारा गया, उसमें हिंदू नाई भी मारा गया या मुस्लिम भी मारे गए, तो उन 20 लोगों में सभी समाज के लोग थे, तो मैंने बदला जो है वो एक अपराधी के सबका लिया है, ऐसा एक मैसेज देने की अब राणा जी कोशिश करते हैं। और एक व्यक्ति ने नीचे कमेंट लिखा हुआ था कि कहीं वो अपने बातचीत में लालाराम को और श्री राम लालाराम के लिए कहीं पर भी इस तरीके से संबोधित नहीं करते हैं कि ठाकुर लालाराम और श्री राम नाम सुन के ऐसा लगता है कि ये कोई बनिए वगैरह होंगे। तो नहीं। आपके मैसेज क्लियर नहीं जा पाता है, मतलब मैं बिल्कुल क्लियर मैसेज दे रहा हूँ। देखिए, ये बात मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि देश में पिछले 45 साल से हर मीडिया हाउस जो है वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो और मैं फिर ये चैलेंज के साथ बताता हूँ कि भाई आप लोग जब बार बार ये बोलेंगे कि फूलन ने 20 ठाकुरों को लाइन में लगा के मार दिया, 22 ठाकुरों को लाइन में लगा के मार दिया, तो मेरा कर्तव्य है कि जब मुझे सच पता है और सही पता है तो मैं वो सही इंफॉर्मेशन दूं। तो वो मैं किसी की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए नहीं बताता हूँ, मैं इसलिए उनका बताता हूँ क्योंकि वो सच है। तो सच सुनने में उसको खराब लगेगा जो सिर्फ इसी बात पे अड़े रहना चाहता है, झूठ बात पे, कि नहीं 20 ठाकुरों को मार दिया। भाई आप उसको प्रूव कर दो। नहीं, मैं तो नहीं, आपके बिल्कुल नहीं, मैं दर्शक है, मैं वही बात कह रहा हूँ, कमेंट्स करने वाले हैं, आप कमेंट्स करने वाले जबरदस्ती, देखिए जैसे कि वो मुझ पे थोप देते हैं। जब फूलन की ऊपर वहां पे गोलीबारी हो रही थी, तो जब मैं, मुन्नी देवी जी, कालीचरण जो कि उनके पीए थे, जो कि आई विटनेस भी थे, और ये उन्होंने अपने बयानों के अंदर बात बताई हुई है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ बता रहा हूँ। उन्होंने बताया कि जब हम लोग बाहर गए
तो हमने देखा कि भाई 2 नकाबपोश लोग गोलियां चला रहे हैं और फूलन के ऊपर भी गोली चला रहे हैं और जो उनके बॉडीगार्ड है उसके ऊपर भी गोली चला रहे हैं और बॉडीगार्ड जो है वो क्रॉस फायर कर रहा है। बॉडीगार्ड के पास भी हथियार था तो वो भी उनके ऊपर गोली चला रहा था। तो पुलिस को शुरुआत में यही इंफॉर्मेशन थी कि जो गोली मारने वाले लोग हैं उनके भी शायद पुलिस की गोली लग गई है। तो जब फूलन वहां पर नीचे, जब वो लोग भाग गए वहां से और जब फूलन वहां पे नीचे गिर गई, बिल्कुल जो मेन रोड थी कोठी के दरवाजे पे वहां पे, तो जब मैं तो वहीं था तो मैंने देखा कि जो उनके गोली लगी हुई थी फूलन के, वो बिल्कुल यहाँ पे इस वाले हिस्से पे लगी हुई थी, सामने से माथे पर, बिल्कुल माथे पर। तो फिर बहुत नजदीक से मारा होगा या तो कोई शार्प शूटर रहा। हाँ, तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया। आपको निशानेबाजी का शौक है? नहीं, मैं तो आज तक सिर्फ होली पे जो पानी वाली है वही बातें चल रही है आज तक। हाँ, तो मैंने देखा कि भाई जो गोली फूलन के लगी हुई थी तो वो यहाँ पर मतलब हेड शूट था, मतलब पूरा ये वाला हिस्सा जो है पूरा सामने की तरफ गोली लगी हुई थी इस जगह पर। तो वो जो चीज हमने देखी वहां पे, अच्छा फिर वहां पे सब लोग चले गए, वहां पे पुलिस आ गई तुरंत ही, है ना, तो वहां से सब लोग डिस्पर्स हो गए। तो ये बार बार अलग अलग तरह के लोग अलग अलग कमेंट्स करते हैं ना, तो वो मुझ पर जो है आरोप या मुझे नीचा दिखाने के लिए ये बोल देते हैं कि भाई इसने जो है पीछे से गोली मार दी, इसने वहां से गोली मार दी। अच्छा, वो भी क्लैरिटी आप दे दे रहे हैं। वो मतलब खीर खा ली। तो नहीं, देखो हमने तो मतलब आप ये बता रहे हैं जिसने भी गोली मारी है, आपने तो नहीं मारी है, जिसने भी मारी है उसने सामने से सीने पे मारी। मेरे पास तो चार्जशीट है, चार्जशीट में सारे फोटोग्राफ्स हैं, फोटोग्राफ्स में बिल्कुल क्लियर फोटो है। मतलब मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल मनगढ़ंत बातें जब लोग बनाते हैं तो वो कुछ भी बना देते हैं भाई। बिल्कुल मतलब जिसने मुझे लगता है मारी है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सटा के गोली मारी है, क्योंकि बिल्कुल माथे पर गोली लगी हुई थी। वो तो हमने डेड बॉडी देखी है ना। तो अब लेकिन क्या है कि आपको जबरदस्ती किसी को नीचा दिखाना है, अब मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं। अच्छा, इन सब तो वो ये कहेंगे अरे भाई पीछे से धोखे से मार दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। अच्छा, सीसीटीवी वगैरह उस समय नहीं थे? नहीं, उस समय तो सीसीटीवी शायद हुआ नहीं करते थे, 2001 में। 2001 की बात है शायद होता था। अच्छा, आप अपने खुद से फूलन देवी को क्या, मतलब बहुत समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है, फूलन देवी की मूर्ति लगी हुई है गांव में, आपने देखा, आप उसको क्या मानते हैं? मतलब एक नायिका के रूप में भी मानते हैं फूलन देवी को या फिर एक अपराधी के तौर पर आप देखते हैं? देखिए, अगर आप उनकी फिल्म वाली स्टोरी को सोचेंगे तब तो एक विक्टिम है जिसने, तो वो विक्टिम और नायिका आप मानेंगे। लेकिन जब आप उनके बारे में सच जानेंगे तो जो नायिका उनको मानते हैं, या तो वो जो मेरी बात बताई हुई है उसको असत्य साबित कर दें तो फिर हम भी नायिका मानेंगे। लेकिन अगर ये सच है, सच क्या है? सच ये है कि उनके साथ जो गलत किया उन्होंने उनको कभी कुछ नहीं करा, कभी कुछ वो उनका नहीं कर पाई। उन्होंने बेहमई में जिन लोगों की हत्या करी, अच्छा, श्री राम लाला राम से वो बदला अपना नहीं ले पाई। हाँ, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, हाँ, बिल्कुल सही बात है। श्री राम लाला राम की मृत्यु कैसे हुई, तो दोनों पुलिस हत्याकांड में मरे। उस्मान नाइन ने उनके कपड़े फाड़े थे। उस्मान नाइन की अभी 20 दिन पहले ही अस्पताल में, जेल में थी वो, तो जेल के अंदर ही, जेल के अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। अभी महीना भर भी नहीं हुआ, तो उस्मान नाइन को भी वो कुछ नहीं कर पाई। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आपने इस पूरे केस पर, जब आपका इससे कोई लेना देना नहीं रहा, इतनी बड़ी पीएचडी थीसिस आपने पूरी दिमाग में यहाँ बैठा ली हुई है, वो क्यों, मतलब क्या? देखिए, जब आप किसी केस में अरेस्ट हो जाएंगे, आपके जीवन के 15.5 साल उस केस की वजह से चले जाएंगे, तो नेचुरल बात है कि आपके जैसे जो हमारे मीडिया के बंधु भाई हैं वो हमें बुलाएंगे, डिस्कशन करेंगे। तो हमारा क्या फर्ज है कि जो सच बात है वो उनके सामने रखें। तो सच बात रखने के लिए आपको जानकारी तो लेनी पड़ेगी ना। तो जब मैं 2016 में जेल से छूट के आया, उसके बाद मैंने ये सारी चीजें जानकारी हासिल करी। उससे पहले तो हम भी वही सोचते थे, उससे पहले तो हमें भी
उतनी जानकारियां नहीं थी। लेकिन जब हम छूट के आए, हमने देखा, आपको बता दूं, ये जो एससी है, पिछड़ा है, जो मुस्लिम है, इन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन दी हुई है एससी आयोग में, SC ST आयोग में, पिछड़ा आयोग में, अल्पसंख्यक आयोग में, कि हमें जो है मुआवजा दिया जाए। हमारे जो फैमिली मेंबर जो भी इनके नाम थे, जिन लोगों की हत्या हुई के गिरोह ने हत्या करी है, और वो बेगुनाह थे, मजदूर थे, वहां पे मजदूरी करने गए थे। और उसमें एक ने लिखा हुआ है कि हमारे जो मतलब पिता थे, उन्होंने उसको गिरोह को बताया कि भाई हम बेहमई गांव के नहीं हैं, हम इस गांव के भी नहीं हैं, और हम तो यहाँ पे मजदूरी करने आए हैं। फिर भी उनको मार दिया, सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए कि गिनती बढ़ जाएगी मरने वालों की, तो उनको बेवजह मार दिया, वर्चस्व बन जाएगा मेरा। हाँ भाई, अगर उनको छोड़ देते तो एक गिनती कम हो जाती उनकी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बेगुनाह लोगों की हत्या जानबूझकर की गई, सिर्फ अपना नाम। लेकिन हत्या के बदले में हत्या, ये भी तो न्याय नहीं हुआ ना, जिसने भी की। हाँ देखो, जिसने की है, तो अगर इसकी CBI से जांच होती तो करेक्ट पता चलता है पर्पस क्या है। कोई जरूरी नहीं है कि यही एक रीजन रहा हो, ये तो पुलिस का दिया हुआ एंगल है। क्या पता प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रहा हो, क्या पता ये जो मान सिंह यादव है, जो फूलन का तीसरा पति है, जो कि बेहमई कांड में अगर 20 लोग मरे हैं, तो मुझे लगता है कि 15 को इसी ने गोली मारी है अकेले ने, जो कि पुलिस की चार्जशीट और जजमेंट बोलता है। ये व्यक्ति आज भी फरार है। तो जब फूलन और जो मान सिंह यादव है, इन्होंने ग्वालियर जेल में शादी की, वहां पे एक सेल के अंदर रहते थे। क्योंकि ये तो महिलाओं की तो जेल अलग होती है, हाँ, लेकिन क्योंकि हस्बैंड वाइफ थे। अच्छा। और फूलन ने बाकायदा जेल विभाग को, मतलब ऐसा प्रावधान है कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों किसी केस में अपराधी हैं, दोनों एक साथ रह सकते हैं? अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको पेपर्स दिखा सकता हूँ। नहीं, बस मैं जानना चाहता हूँ। मतलब मुझे जानकारी नहीं है। फूलन ने अप्रैल 1985 में एफिडेविट दिया ग्वालियर जेल में कि हमने और मान सिंह ने गंधर्व विवाह किया है। अच्छा। और हम पति पत्नी है, इसलिए हमें एक सेल में रहने की इजाजत दी जाए। तो गंधर्व विवाह का तो कानून में कोई प्रावधान है नहीं। हाँ, नहीं, तो उन्होंने एफिडेविट दे दिया। तो उनको फिर दोनों को एक सेल में रहने की इजाजत मिली एज ए हस्बैंड वाइफ। उनकी इच्छा थी कि भाई एक साथ रहने से उनके बच्चा वगैरह हो जाएगा, तो जनरेशन आगे बढ़ जाएगी। ओके। बट बच्चा नहीं हुआ 2 साल तक। उसके बाद कोई लड़ाई होगी जेल वालों से, अथॉरिटी से, तो उनको अलग अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि मियाँ बीवी थे, तो रोज 2 घंटे मिलने के लिए मिलते थे, उनको इजाजत मिली। ठीक है जी। अब दोनों के दोनों फिर जेल से छूट गए जब मुलायम सिंह जी ने उनको छुड़ाया था। तो दोनों ने ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर दी। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद जो है, मुलायम सिंह जी ने अपने नंबर बनाने के लिए फूलन देवी को तो टिकट दे दिया और वो सांसद बन गई। मान सिंह यादव बेचारा जो है वहीं रह गया, क्योंकि मान सिंह यादव जी को तो मुलायम सिंह जी ने आगे बढ़ाया नहीं, सिर्फ पार्टी में शामिल कर लिया। अब फूलन देवी जब MP बन गई, तो उसने कर ली मान सिंह यादव को छोड़ के उमेद सिंह से शादी। तो हो सकता है मान सिंह यादव ने ये कर्मकांड किया हो कि भाई यार, मेरी बीवी जब आगे बढ़ी, जब कहीं सफलता मिली, जेल काटनी थी तो मैं था। जब बच्चे पैदा करने के लिए प्रयास हुआ तो मैं था। जब बेहमई में निर्दोष लोगों की हत्या करनी थी तब मैं था। और जब सांसद बन गई दिल्ली में, कोठी जब ऐश आराम का समय आया, तो कोई पैसे आ गया, धन आ गया, तो फिर जो है चौथी शादी कर ली। तो वो व्यक्ति मान सिंह यादव आज भी फरार है। तो ये तो एक मतलब इस पे तो एक वो होना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन कि भाई उसमें कौन है प्रॉपर्टी। राणा जी, दूसरे विषय पर बढ़ते हैं आगे। एक चीज, एक जो पहला पिलर था जो आपके जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसके बाद पूरे देश में एक साथ आप चर्चा में आ गए थे, बिल्कुल यंग सा, मतलब चार्मिंग बॉय। मुझे आज भी वो तस्वीरें सामने से याद आती हैं। अब तो खैर काफ़ी बदल गए आप, तो बिल्कुल एकदम यंग सा लड़का, गोरा चिट्टा सा, लगता था कि कैसे मारा होगा यार इसने। खैर, तो अब हम दूसरे विषय पर चलते हैं। जब आप तिहाड़ के अंदर पहुंचे होंगे, जेल के अंदर, इस देश की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है, पहला दिन, पहला पल, पहला क्षण कैसा था? मतलब जब आपने देखा अंदर, लोगों ने बड़े चौंक के देखा होगा
कि भाई शेर सिंह राणा साहब यही हैं, एक सांसद की हत्या करके आ रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन तो रहती होगी पहले जब कोई अपराधी पहुंचता होगा तो। हाँ बिल्कुल, देखिए कोई भी व्यक्ति जो जेल में आएगा, क्योंकि टीवी चैनल तब थे, न्यूज़ थे, तो न्यूज़ में आता रहता था, रेडियो में आता रहता था। तो जब मैं जेल पहुंचा फर्स्ट डे, तो मुझे अच्छे से याद है कि टीवी पर भी और रेडियो में मेरी ही खबर चल रही थी, जो कि मैंने खुद अपनी आंख से देखा और अपने कानों से सुनी भी। जब मैं वार्ड की तरफ जा रहा था, तो जैसे आवाजें आती रहती है टीवी रेडियो की, तो फर्स्ट डे ही मुझे जो है, जो हाई सिक्योरिटी वार्ड है तिहाड़ जेल का, उसमें जो है मुझे रखा गया। तो हाई सिक्योरिटी जो मतलब वार्ड है, उसमें मुख्य रूप से जो आतंकवादी हैं या जो बड़े डॉन हैं या फिर किसी का हाई प्रोफाइल केस है। अच्छा, मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ, मेरे दर्शक भी शायद समझ पाएंगे उसके मतलब हाई सिक्योरिटी वार्ड एक होता है, उसके अंदर बहुत सारे अपराधी उस लेवल के रहते हैं, या फिर वार्ड अलग अलग होते हैं, मतलब सेल अलग अलग होते हैं? हाँ देखिए, क्या होता है कि जैसे कि तिहाड़ जेल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि वो कैसी है, क्या है। देखिए, जो तिहाड़ जेल है उसके अंदर 8 जेलें हैं। जेल नंबर 1, जेल नंबर 2, जेल नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और फिर 8, 9 एक ही है। मतलब 8, 9 जो पढ़ेंगे आप, वो एक ही जेल है। तो इन सभी 8 जेलों के अलग अलग सुपरिटेंडेंट है। अच्छा, मतलब जो जेल अधीक्षक जिसको बोलते हैं, समझ गया। हाँ, तो यानी कि जेल अधीक्षक जो है वो उनका एक तरीके से माई बाप है। मतलब वो उनका एक सबसे बड़ा अधिकार। इन 8 जेलों का? नहीं, हर जेल का एक। हाँ, मतलब एक जेल का एक जेल सुपरिटेंडेंट। एक जेल सुपरिटेंडेंट है। फिर इसके ऊपर डीआईजी, एआईजी और डीजी है। 3 लोग हैं, जो कि तिहाड़ का जो मुख्यालय है, ये 3 अधिकारी वहां बैठते हैं। बाकी कैंपस तो एक ही है ना इन तीनों का? कैंपस सबका एक है, एक ही है। पूरी 8 जेल का कैंपस एक है। और जो जेल हेडक्वार्टर है, जो प्रिजन हेडक्वार्टर है तिहाड़ का, वो भी उसी कैंपस के अंदर है। ओके। तो ये 3 अधिकारी वहां बैठते हैं, डीआईजी, एआईजी और डीजी। और ये जो जेल सुपरिटेंडेंट है, ये लोग जो है अपनी अपनी जेल के इंचार्ज होते हैं। फिर इन सुपरिटेंडेंट के नीचे 2 से 4 तक जेलर होते हैं, जिनको हम डिप्टी सुपरिटेंडेंट बोलते हैं। फिर इनके नीचे डिप्टी जेलर होते हैं, और उनको असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोलते हैं, जिनके 2 स्टार होते हैं। और फिर उनके नीचे हवलदार और सिपाही होते हैं। तो अगर हम किसी एक जेल की जब बात करते हैं, तो ये तो इनका हो गया आधिकारिक जो पोस्ट है। फिर इसके अंदर हर जेल में किसी में 10 वार्ड है ना, किसी में 12 वार्ड है। अच्छा, एक जेल के अंदर? हाँ, एक जेल के अंदर। तो अब क्या है कि जैसे सपोज कीजिए 10 वार्ड है, तो वार्ड कैसे होंगे कि जैसे एक वार्ड होगा, उस वार्ड के अंदर मान लीजिए 4 बैरिक है ना। 4 बैरिक में क्या होगा कि एक बैरिक में करीब 100 लोग रहेंगे, 80 लोग रहेंगे। ओके। जैसे रेलवे स्टेशन पे नहीं एक इतना 3x6 का, उसको समझ गया वो एक फट्टा बोलते हैं। हाँ। तो उसको एक फट्टा मिलेगा। मतलब भाई आप अपना एक वो बिछा लो, पीछे अपना बैग रख लो और वो लगा लो। तो लाइन से ऐसे करके जो है 80 लोग, जैसे 40 इधर 40 इधर, है ना। उसके अंदर 2 या 4 बाथरूम है। ऐसे ये हो गया बैरिक। फिर उसी वार्ड के अंदर कुछ वार्ड ऐसे हैं जिसके अंदर मान लीजिए 2 बैरिक है और 10 सेल है। ठीक है ना। तो सेल जो है वो एक एक कमरा होगा, है ना। तो इस तरह का है। फिर इन्हीं 10 वार्ड में से किसी एक वार्ड को वो हाई सिक्योरिटी वार्ड बना देंगे। उस हाई सिक्योरिटी वार्ड में और जो जनरल वार्ड है उसमें क्या अंतर होगा कि हाई सिक्योरिटी वार्ड में किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। अच्छा। जैसे कि आपको टीवी नहीं दिया जाएगा, जैसे कि आप जैसे जनरल वार्ड में तो इधर उधर आप जा सकते हैं, आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस हाई सिक्योरिटी वार्ड का जो सेल रहता है उसमें केवल एक व्यक्ति ही रहता है? अब ये जो हाई सिक्योरिटी वार्ड है, इसके अंदर बैरिक नहीं है, इसके अंदर सिर्फ सेल है। तो उन सेल को उन्होंने क्या कर दिया, मान लीजिए कहीं पर 20 सेल है, कहीं पर 12 सेल है ना। तो अब मान लीजिए कहीं पर उन्होंने 3-3 सेल का एक ब्लॉक बना दिया, कहीं पे 5 सेल का एक ब्लॉक बना दिया, है ना। जैसे मान लीजिए 20 सेल है, तो 20 सेल को उन्होंने क्या करा, 3-3 सेल के रूप में ब्लॉक बना दिए। कुछ में 4 सेल का एक ब्लॉक बना दिया, दीवारें कर दी बीच में, है ना। समझ गया। इस तरीके से। और इसके बाहर जो है, जो सिक्योरिटी है, वो टीएसपी की लगा दी।
तमिलनाडु स्पेशल पुलिस, मतलब कि इसमें अंदर या बाहर आने के लिए आपको सुपरिटेंडेंट का रिटर्न ऑर्डर चाहिए। उस मतलब आप वार्ड से बाहर नहीं आ सकते हैं, ना अंदर जा सकते हैं। जो जब आप उसको, जो जेल का अधिकारी है वो भी आपको अंदर बाहर नहीं ला सकता। अच्छा, एक चीज मैं एक चीज और समझना चाहूंगा दर्शकों की क्लैरिटी के लिए, वो भी समझ पाएंगे चीजों को, क्योंकि आपने इतनी सिक्योरिटी वाली जेल से ही आप फरार भी हुए हैं, तो पहले उनको ये पता चलना चाहिए कि आखिरकार वहाँ व्यवस्था क्या रहती है। जो 8 जेल है तिहाड़ के अंदर, क्या हर जगह जेल सुपरिटेंडेंट अलग अलग है ना? बिल्कुल अलग। तो एक जेल से, मतलब जेल नंबर 1 से जेल नंबर 2 में जाने की व्यवस्था रहती है? अपराधी जा सकते हैं घूमते फिरते हुए उस तरीके से? ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं जा सकता। बीच में एक दूसरे जेल में जाने के लिए कुछ जेलों में, सभी में नहीं, तो कुछ जेल क्योंकि मिली हुई हैं, जैसे 1, 2, 3 ये आपस में मिली हुई हैं, तो इसमें एक गेट लगा हुआ है, लेकिन उसमें से आप जा नहीं सकते हैं। सिर्फ जो है, अगर मान लीजिए जैसे जेल नंबर 3 है, तो उसमें जेल का बड़ा हॉस्पिटल है। हर जेल में अपने अपने हॉस्पिटल है छोटे छोटे, लेकिन जेल नंबर 3 का पूरी तिहाड़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो मान लीजिए 1 नंबर जेल में आपको कोई इलाज मिल रहा है और आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो उसने रेफर कर दिया आपको जेल नंबर 3 में बड़े डॉक्टर के पास। तो फिर जैसे मान लीजिए 10 लोगों को ले जाना है, तो एक हेड वार्डर उन 10 लोगों को इकट्ठा करेगा, उस गेट के पास लेके जाएगा, वहां से इधर से ताला खुलेगा, उधर से भी ताला खुलेगा, दोनों तरफ से बंद होगा। फिर वो उधर गिन के उधर लेगा, उधर वो गिनती लिखेगा, है ना। फिर वो हेड वार्डर के साथ जाएंगे, हॉस्पिटल में दिखाएंगे, फिर वापस वो उसी गेट से जो है वापस अपनी जेल में ले आएंगे, है ना। और अगर मान लीजिए वो दीवार नहीं मिली हुई है, जैसे जेल नंबर 4 की, जेल नंबर 8 की, 5 की, 6 की नहीं मिली हुई है, तो उन लोगों को पुलिस की वैन आएगी, है ना, दिल्ली पुलिस की वैन आएगी। तो फिर वो मतलब वो एक पूरी व्यवस्था है, जैसे अपराधी को एक जेल से दूसरी जेल शिफ्ट किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से पूरा कागज रहता है। हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से चलता है कि तब मतलब एक तरीके से। तो तिहाड़ को इतना हाई सिक्योरिटी क्यों बोला जाता है? वो तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक जगह पर 8 जेल एक साथ हैं, बस इतनी सी बात है, और उन 8 जेलों के बाहर से एक बाउंड्री है, यही तो है, हुआ ना। मतलब तो यही हुआ। देखिए क्या है कि एक ही प्रेमाइसिस में, मतलब एक ही मतलब जेल हम बड़ी कह सकते हैं। हाँ, देखिए जेल बड़ी है। नहीं, मैं तीनों चीजें बताता हूँ। एक तो प्रेमाइसिस एक है, तो एक प्रेमाइसिस में पूरे एशिया के अंदर करीब 25,000 लोग इसमें हैं। तो पूरे एशिया में 25,000 लोग एक प्रेमाइसिस में बंदी के रूप में नहीं है। हो सकता, मतलब एशिया का तो मुझे बिल्कुल क्लियर है, हो सकता है वर्ल्ड में भी ना हो कि 25,000 लोग एक साथ एक जगह पर बंद हो। हाँ, एक साथ, बड़ी बात है। ठीक है जी। और इतने लोगों की सुरक्षा फिर ये तो हो गया। हाँ, तो वही, अब इसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी बहुत ही चाक चौबंद है, आपको बता दूं। इसमें कई केंद्रीय जो सुरक्षा व्यवस्था है वो इन्वॉल्व है, जैसे CRPF, ITBP, CISF, ठीक है, और TSP, तमिलनाडु स्पेशल पुलिस, और जेल विभाग अलग है। तो सुरक्षा व्यवस्था की बात कीजिए या संख्या की बात कीजिए, उसमें तो तिहाड़ एशिया में नंबर 1 ही है। और जो आप बता रहे हैं कि जो ऑफिसर्स की जो आप बता रहे हैं ना, तो वो अपनी अपनी व्यवस्थाओं को देखिए। क्या है कि पहले, काफी पहले तिहाड़ एक ही रही थी, है ना। इसको समय समय पर इसको डिवाइड किया गया, जैसे संख्या बढ़ती गई और अच्छे से वॉच करा जाए तो इसको जो है कई हिस्सों में डिवाइड किया गया। इसमें जो जेल नंबर 6 थी पहले मेरे समय पर, तो 6 नंबर जेल जो है महिलाओं के लिए थी सिर्फ। जेल नंबर 5 जो है वो सिर्फ जो 18 साल से 21 साल के बच्चे हैं सिर्फ उनके लिए थी। तो तिहाड़ जो प्रिजन है, उन्होंने इसको एक व्यवस्थित बनाने के लिए जो ना, जैसे महिलाओं को अलग कर दिया, बच्चों को अलग कर दिया, जिससे कि मतलब आपस में जो है मिलके जो है कुछ खराब स्थिति ना बने। ठीक है राणा जी, ये तो समझ में आ गया कि तिहाड़ कितनी सुरक्षित जेल है, हाई सिक्योरिटी वार्ड में आप रह रहे थे। आपके समय के, जिस समय आप वहाँ पर थे, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े अपराधी भी रहे होंगे, बातचीत आप लोगों की हो जाती थी कि कौन कौन अपराधी आप उस समय आपके समय पर थे, जो नोन थे, जो बड़े जिनको कहा जा सकता है? देखिए, जो हाई सिक्योरिटी वार्ड है, जैसे मैंने आपसे बताया कि ऐसे था कि जैसे भाई 3-4 सेल का एक ब्लॉक है,
तो फिर क्या होता है कि कभी ये ब्लॉक जो है जेल वाले खोलते हैं थोड़े समय के लिए, और कभी कभी बंद रखते हैं। आप कौन सी जेल में थे? जेल नंबर 6? मैं सभी जेलों में रहा हूँ। उस 8 में? 8 में। अच्छा। हाँ, वो मैं इसलिए रहा हूँ महिला जेल को छोड़ के। 6 नंबर को। हाँ, ये इसलिए रहे हैं क्योंकि जो हाई सिक्योरिटी जो प्रिजनर होगा कोई भी, उसको एक जगह पे नहीं रखेंगे। हाँ, अगर आप जनरल वार्ड में हैं तो आप चाहे 20 साल जेल में रहें तो हो सकता है कि आप 20 के 20 वहीं रहें, एक ही जेल में रहे। हाँ, लेकिन अगर आपको हाई सिक्योरिटी में डाल दिया, इसीलिए वहां पे कोई जाना नहीं चाहता है। अगर आपको वहां पे डाला तो वो हर 3 महीने में या 6 महीने में क्या करेंगे, जैसे आप 1 नंबर जेल में हैं तो आपको 6 महीने में ट्रांसफर कर देंगे 5 नंबर जेल, फिर 5 से कर देंगे 8 नंबर जेल, जिससे कोई साजिश ना कर पाए, कोई और फिर वो गुट ना बना पाए, मिक्सअप करते हैं। जैसे आज मान लीजिए मैं और आप एक साथ हैं तो हो सकता है कि फिर 2 साल तक हम ना मिले एक दूसरे से, है ना, तो वो मिक्सअप कर देते हैं। तो इस कारण से मैं सभी जेलों में रहा हूँ तिहाड़ की। मैंने सुना सहारा श्री भी उस समय थे वहां पर। हाँ, सहारा श्री जो आपके समय में शायद। हाँ, क्योंकि मेरी जेल बदलती रहती थी। हाँ। तो सहारा श्री जो है मुख्य रूप से 2 जेलों में उन्होंने अपना टाइम पास आउट किया है। अच्छा। तो जब बड़े जलवे थे उनके, मतलब लड़कियां बुलाते थे, ऐसा सुना है मैंने, पता नहीं कितना सच। देखो क्या है कि जेल के अंदर लोग कहते हैं कि पैसा है तो पूरा ऐश आराम है, मतलब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब केवल पैसा होना चाहिए। देखो आप जेल को ही क्यों बदनाम कर रहे हैं? पैसा है तो ऐशो आराम है, तो ये तो हर जगह पे लागू नहीं, लेकिन जेल तो अपराधियों के लिए है ना, उनको तो सजा है, तो उनके इसलिए जेल तो अपने आप में बदनाम है। कौन भला आदमी जेल जाना चाहेगा, बताइए। देखिए जेल मैं आपको बता दूं कि जेल में कम से कम भी 70% अंडर ट्रायल होते हैं। तो देखो जिनको ये नहीं कह सकते कि ये अपराधी हो, है ना। हाँ, तो जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, क्योंकि लोगों को यही जानकारी नहीं है, भाई वो जेल को देखते हैं ये तो कैदी है। तो एक कैदी होता है जिसको सजा हो जाती है, उसको कैदी बोलते हैं, और एक होता है विचाराधीन जिसको इंग्लिश में बोलेंगे अंडर ट्रायल, और उसको बोलेंगे कन्विक्ट, है ना। तो अंडर ट्रायल और कन्विक्ट में डिफरेंस है। बिल्कुल है, एकदम। तो कन्विक्ट जो हो गया वो अपनी सजा काटेगा और वो वहां पे अपना काम भी करेगा। जो अंडर ट्रायल है, जिसको सजा नहीं हुई है, उसका केस चल रहा है, वो जज साहब के पास जाएगा जब उसको कोर्ट डेट में बुलाया जाएगा। तो हो सकता है कि वो बरी हो जाए, तो हो सकता है कि वो बरी हो जाए, तो हो सकता है कि आपसे कोई एक्सीडेंट हुआ हो। एक्सीडेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है, एक्सीडेंट गाड़ी से हो सकता है, आप बहुत पढ़े लिखे सभ्य इंसान हैं, अभी आप यहाँ से बाहर जाइए, हो सकता है आप गाड़ी से कुछ हो जाए, तो आप अपराधी तो नहीं हो गए फिर, लेकिन रहना तो जेल में ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है ना। और बहुत सारे अधिकारी हैं, बहुत, देखिए मैंने पहले इंटरव्यूज में भी कई जगह बताया, 4 तरह के लोग जो है जेल में रहते हैं, 4 मेंटेलिटी के, 4 विचारधारा के। एक है जो कि बेचारा ये मतलब एक्सीडेंटल है ना, एक्सीडेंटल कुछ भी हो गया, आपका मोटरसाइकिल से टक्कर लगी, झगड़ा हो गया, आपने उसको धक्का दिया था, पता लग रहा सामने वाला नीचे गिरा, मर गया। अब आप कोई ना तो क्रिमिनल हो ना हत्यारे हो, अब वो धक्का दिया आपने, गुस्से में हो गया। तो ये जो लोग होते हैं, ये जेल में जब भी इस तरह के जो लोग आते हैं, ये बेचारे बड़े परेशान रहते हैं कि एक पल था, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हो गया। बड़े परेशान रहते हैं। लेकिन फिर जब धीरे धीरे ये लोगों को देखते हैं कि भाई हमसे भी ज्यादा परेशान लोग हैं, फिर वैसे उसमें थोड़ा सा एडजस्ट हो जाते हैं, बट वो अपना टाइम पास करते हैं पीसफुली। फिर दूसरे होते हैं जो आपके जो मूवमेंट वाले लोग होते हैं। मान लीजिए आप कश्मीरी टेररिस्ट हैं, आप इंडियन मुजाहिदीन के, आपके समय में कोई था? हाँ, सारे थे। ऐसा कोई कश्मीरी टेररिस्ट, इंडियन मुजाहिदीन का टेररिस्ट नहीं है जो कि मेरे साथ पर्सनली ना रहा हो, सब लोग रहे हैं। बात होती थी आपकी? हाँ बिल्कुल, बात तो होगी, जब आप एक साथ रहेंगे तो सबसे बातचीत भी होगी। नहीं तो कैसे कर लेने देते थे, मतलब आप खुद हाई सिक्योरिटी एक साथ ही रहेंगे। अच्छा, वार्ड तो एक है ना, वो सेल उसमें बांट दिए गए। तो मान लीजिए एक सेल में इधर जो है, मान लीजिए मुझे रखा हुआ है, इधर दूसरे सेल में मान लीजिए अफजल को रखा हुआ है। तो तब कभी आपको गुस्सा नहीं आया, यार ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के साथ में इतनी गद्दारी की है, आतंकवादी हैं, बेसहारा मजलूम लोगों की इन्होंने हत्या की है? कभी आपका वहाँ खून नहीं खोला कि लाओ एक बार इनसे भी जरा ले लिया जाए कुछ? नहीं, तो मेरी तो आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी मतलब बहस होती थी
इतने मतलब तर्क वितर्क होते थे, और मुझे तो मेरे ऊपर तो उन्होंने ठप्पा लगाया हुआ था, भाई ये तो जो है संघी है, तो आरएसएस का आदमी है। मतलब मुझे वो ऐसे मुझ पे आरोप लगाते थे, क्योंकि हम लोग जैसे मान लीजिए सारे कश्मीरी टेररिस्ट बैठे हुए हैं, तो नहीं, मेरे मन में अभी एक सवाल आया, मतलब मुझे हाँ। लगता है कि शायद आपसे ये सवाल किसी ने नहीं किया होगा। जो व्यक्ति अफगानिस्तान तक जा सकता है, जी, मतलब जिसके ऊपर आरोप है एक सांसद की हत्या का, वो भी लुटियन जोन के अंदर, मतलब जिसने तिहाड़ को तोड़ दिया हो, वो कोई ऐसी साजिश नहीं रच सकता कि वहां पर अपने आतंकवादियों को वहीं का वहीं मार दे और पता भी ना चले कि आपने मारा है, जैसा कि फूलन देवी को भी आपने नहीं मारा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता था वहाँ? देखिए क्या है मतलब मतलब मैं हजारों दर्शक ऐसा सोचते हैं। जो जेल है, जैसे कि एक इंटरव्यू में अफजल को लेके मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया। एक तो क्या है कि जब हम लोगों से वो बात करेंगे, वो आपस में क्या बात करेंगे वो अलग होगी, लेकिन जब हमारे सामने बात करेंगे तो वो अपने आप को विक्टिम बताएंगे। वो कभी जल्दी से स्वीकार नहीं करेंगे कि भाई हमने कुछ किया है। आपको बातचीत से ही आइडिया लगाना पड़ेगा कि इन्होंने किया, कि भाई इन्होंने किया है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब आप जेल काट रहे होते हैं, तो देखिए वहाँ पे जेल अधिकारी भी हैं। जब अफजल को फांसी दी गई, तो जो वहाँ पे मैं वहीं पे था, तो वार्ड के अंदर जो कश्मीरी, मैंने ये सवाल इसलिए किया कि आपके मैं वही आपको मैं सोच बता रहा हूँ, मतलब कि उस सीक्वेंस में एक और आपके साथ एक तारा लग जाता कंधे पर। नहीं, मैं वही सोच बता रहा हूँ ना। तो जो वहाँ पे आतंकवादी थे कश्मीरी दूसरे, वो लोग नारेबाजी करने लगे, तो 2 जेल के अधिकारी उधर आए हमारी तरफ। क्या नारे लगा रहे थे? नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, है ना, इस तरह के नारे लगा रहे थे। तो जब वो लोग आए, तो वो जो ऑफिसर थे उन्होंने उनसे कहा कि देखो भाई, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चुप हो जाओ, और देखो ये कई साल से तो हमारे पास था, तो हमने तो ऐसा नहीं है कि इसको खाना ना दिया हो या इसको जो है वो कुछ परेशान किया हो। किसके लिए? अफजल के जो अधिकारी थे उन्होंने उन लोगों को कहा कि आप चुप हो जाओ भाई, ये जो आज फांसी दी गई है, हम तो नौकरी करते हैं। तो फांसी के वक्त आप थे वहीं पर अफजल के? हाँ बिल्कुल। ओके। तो बल्कि जिस सेल में वो थे उसी सेल में मैं कुछ दिनों 2-3 दिन पहले मैं उसी में ही था। अच्छा। फिर मेरे को उनके बगल में कर दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि भाई हम नौकरी करते हैं, तो मतलब जजमेंट हुआ, कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई फांसी देनी है तो हम दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि आपको यहाँ रखना है तो हम रख रहे हैं। कोर्ट आपके रिलीज ऑर्डर दे देगी, तो एक आप कहोगे ना कि एक दिन रहने दो, तो 1 घंटे भी नहीं रहने देंगे, आपको बाहर गेट के छोड़ देंगे, है ना। तो वो जो सरकारी अधिकारी हैं, सब लोग अपनी अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। हम एक एज ए अंडर ट्रायल जो है वहाँ पे अपना केस को फेस कर रहे हैं। अब हम एक मान लीजिए देशभक्त मेंटालिटी के भी व्यक्ति हैं, लेकिन हमारी भी एक लिमिट है वहाँ पे। हम अगर खुले हाथ हों, हमारे जब खुले हाथ थे तो अफगानिस्तान तक भी गए, लेकिन जेल में हम भी उन्हीं की तरह बंदिश में है ना। जेल अथॉरिटीज जो है वो ऐसा कुछ नहीं होने देगी, चाहे वो आप सोच रहे हो चाहे मैं सोच रहा हूँ, जो कि उनकी नौकरी पे आँच आए, है ना। तो इसलिए हम मुंह जबानी तो उनको सच्चाई बता सकते हैं, या अपनी मन की इच्छा भी जाहिर कर सकते हैं। जैसे कि अफजल को फांसी देने के लिए जल्लाद नहीं मिल रहा था जेल डिपार्टमेंट को, तो मैंने डीजी साहब को लेटर लिखा कि भाई मैं इसको फांसी देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये मैंने अपनी बात रख दी, है ना। तो लेकिन मुझे लगता है ये बात शायद आप पहली बार बता रहे हैं, मैंने शायद कहीं सुना नहीं आपने जो डीजी के लिए लेटर लिखा है। नहीं, ये मैंने एक जगह बताई पहले भी कि मैंने ऐसे एप्लीकेशन लिखी, और फिर ये अमर उजाला अखबार में भी छपी। तो जब ये छपी तो फिर उनको पता चल गया। तो आपके वहाँ बहुत सारे दुश्मन हो गए होंगे जेल के अंदर। मैं वही कह रहा कि जब वो छपी तो वो अखबार की कटिंग लेके मेरे पास आ गए, कहने लगे भाई राणा जी हम तो एक साथ रहते हैं, घूमते हैं। तो मैंने कहा देखो भाई, हम एक साथ घूमते हैं, एक साथ रहते हैं, वो एक अलग मसला है, लेकिन मैं भारतीय हूँ। आपकी जो डिमांड है भारत से कि भाई हमें अलग देश बना दिया जाए,
और ये नहीं दोगे तो हम आपके फौजियों की हत्या करेंगे या फिर बेगुनाह लोगों को मारेंगे, तो मैं तो उस बात से कभी मतलब सहमत नहीं हो सकता। और क्योंकि कि अफजल ने ऐसा किया, तो फिर जब किया तो भाई मैं तो अपने सैनिकों की तरफ हूँ ना। तो जो सैनिक करना चाह रहे थे या जो वो भी उत्तराखंड के जहाँ की धरती पूरी फौजियों के लिए जानी जाती है। हाँ बिल्कुल, हम तो मन से तो एक फौजी हैं। फिर ये भागने की वहाँ से एस्केपिंग का प्लान कैसे आया? मतलब मुझे लगता है शायद तिहाड़ से 10 से 12-15 लोगों ने आज तक भागे होंगे। मतलब ये प्लान क्या, मतलब अफजल गुरु की फांसी को देखने के बाद कहीं डर आया? अफजल गुरु को तो फांसी बहुत बाद में हुई। अच्छा, शायद 2012 में हुई या हाँ इस तरह। जेल तो एस्केपिंग मेरी जो है वो 2004 की है। हाँ 2004। अच्छा, तो ये आप दोबारा से फिर आप जेल में गए थे? बिल्कुल, मैं 2004 में जब मुझे पता चला कि भाई हमारे जो आखिरी भारतीय सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी समाधि अफगानिस्तान में है, तो और उनके ऊपर जूते चप्पल मारे जाते हैं, तो ये बात जब मैंने अखबार में पढ़ी तो मेरे साथ उस समय कुछ तालिबानी टेररिस्ट थे, गयूर खान और ताजा खान उनके नाम थे। तो ऐसी बातचीत जैसे मैंने बताया आपस में करते थे, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत है। और अब आप देखना कि जो हमारी भारत सरकार है, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो अब इसको लेकर आ जाएंगे। अटल जी गए भी थे एक बार जब अफगानिस्तान के दौरे पर थे, तब वो गए थे, उन्होंने जिक्र भी किया था, जिक्र किया था। तो मुझे यही था कि भाई उनकी मन की इच्छा भी है ये। तो मैंने कहा देखो अब जो है इसको जो है अटल जी वापस लेकर आएंगे। तो वो कहने लगे कि भाई साहब आप तो आलू खाने वाले लोग हैं, भारत के लोग तो हिंदुस्तानी, और ये तो हम ही हैं जो अफगानिस्तान से आगे कुछ भी कर सकते हैं, और ये आपके देश के बस की काम नहीं है। अच्छा, वो अफगानी थे? हाँ, अफगानियों ने ऐसा बोला, तालिबानी थे। उन्होंने ही बताया होगा कि हम जूते चप्पल वहां मारते हैं? नहीं, वो अखबार में छपा था, वो न्यूज़पेपर में छपा हुआ था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अगर सरकार नहीं करेगी तो मैं जाऊंगा। तो वो और हंसने लगे, कहने लगे अरे भाई जब हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, हम लोग तिहाड़ जेल से नहीं निकल पा रहे, तो आप अफगानिस्तान जाने की बात कर रहे हैं, पहले तिहाड़ से निकल के दिखा दो। तो मैंने कहा तिहाड़ से भी निकलेंगे और अफगानिस्तान भी जाएंगे। अच्छा, ये मुंह से बोल तो दिया। जेल एक ऐसी जगह है कि अगले दिन से आपको जो है ना तुरंत सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। नहीं, आपको जो आपके साथी प्रिजनर हैं वो आपको मतलब मजे लेने लगेंगे। अच्छा, हूटिंग करने लगेंगे। हाँ, छेड़ने लगेंगे, क्योंकि जेल में और टाइम पास का यही तरीका है। अब जब मैं सुबह उठा तो वो तो आ गए नौटंकी करने। अरे राणा जी, हम तो सोच रहे थे आप तिहाड़ से अफगानिस्तान पहुंच गए। हाँ, अफगानिस्तान पहुंच गए होंगे, आप तो यहीं बैठे हुए हो। तो अब मुंह से निकल गया, तो रोज उन्होंने जो है इस तरह से करना। अच्छा, आपकी एस्केपिंग और जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, मतलब जिस दिन आपने अपना मन बनाया, हाँ, इन दोनों के बीच में कितने दिन रहे? मतलब इसमें का अंतर है करीब 1 साल का। 1 साल प्लानिंग किया आपने? क्योंकि कई प्लानिंग फेल हो गई। अच्छा। हाँ, तो जब ये पहले इन्होंने ऐसे करना शुरू किया, तो 1-2 महीना में मेरा बनने लगा कि भाई मुझे जाना चाहिए, और ये बड़ी बेइज्जती की बात है हमारे देश की, हमारे महापुरुष के साथ ऐसे होता है। तो फिर प्लानिंग बनानी शुरू करी कि भाई कैसे जा सकते हैं। तो शुरुआत की 2-3 प्लानिंग हो गई फेल, वो अलग अलग तरह की थी। फिर ये जो प्लानिंग सक्सेस हुई, तो इसमें मेरे कुछ साथी जो थे वो दिल्ली पुलिस के वर्दी में आए, और उस दिन मेरी कोर्ट डेट थी। लेकिन उनको कैसे सूचना मिली? मतलब उनसे आपके पास ये प्लानिंग के पार्ट वो लोग कैसे बन गए? आप तो सिर्फ हाई सिक्योरिटी में जाते होंगे, वापस आते होंगे, वो तारीखों पर कुछ शायद हुआ होगा संभवतः। हाँ, कुछ तारीखों पे हुआ होगा, कुछ और भी कुछ जरिए से हुआ होगा, ये एक राज की बात है। तो कुल मिला के उनको सब समझा दिया गया, और वो लोग आए, और जब वो आए सुबह, तो दोस्ती भी बड़ी पक्की थी तिहाड़ जैसी जगह पे। मतलब वो लोग आए, कागज वगैरह देखे जाते हैं अमूमन जैसे फिल्मी स्टाइल में आते हैं, बिल्कुल ये तो वही कहानी हो रही है। हाँ, देखो स्टाइल तो फिल्मी है, या फिल्म ने हमारे स्टाइल से चुरा लिया होगा। तो लेकिन है ये हकीकत। क्या है कि जो दिल्ली पुलिस है, तिहाड़ जेल का नियम है कि सुबह 6 बजे से पहले किसी प्रिजनर को नहीं देते हैं, और शाम 6 बजे के बाद नहीं देते हैं। तो सुबह 6 बजे मुझे के बाद लेके जाना था।
तो दिल्ली पुलिस के जो जवान है, तो उस समय क्योंकि मैं हाई सिक्योरिटी प्रिजनर था, तो 14 पुलिस वाले मेरे साथ जाते थे। तो वो लोग आते थे करीब 6:45 के आसपास, 6:30 और 6:45 के बीच में आते थे। तो मैंने उनको कहा भाई तुम आना 6:15 और 6:30 के बीच में। तो मैं जो हूँ डीओडी में, 15 मिनट का वो जो गैप है वो उससे पहले बिल्कुल। हाँ, टाइमिंग का तो बहुत खेल था इसमें। टाइमिंग का ही खेल था, क्योंकि भाई असली वाले भी आने ही है है ना। तो आपको उससे 10 और आप ज्यादा पहले भी नहीं आ सकते, वरना जेल वालों को शक हो जाएगा कि भाई इतनी सुबह तो आते नहीं है, और 6 बजे से पहले तो वो देंगे भी नहीं, आने का मतलब नहीं बनता। तो उनको कहा कि भाई आपको आना है 6:15 और 6:30 के बीच में। अब क्या हुआ कि जब मैं उनका वेट कर रहा था तो घड़ी वहां पे लगी हुई थी, जो डीओडी होती है जहां से प्रिजनर्स को सुपुर्द किया जाता है पुलिस के। तो मैं एक टकटकी लगा के जो है वो घड़ी को देख रहा था। 14 लोग ही आए थे मतलब जो आपके सर रहते हैं, मतलब नहीं, अंदर क्या होता है कि जो डीओडी होती है, डीओडी के अंदर 14 के 14 पुलिस वाले नहीं आते। जैसे बाहर वो अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और 2 लोग आएंगे, ओके, हाँ, है ना, एक ऑफिसर आएगा और एक जो आपको पकड़ेगा, है ना, जो आपके हथकड़ी लगा के, खाली हाथ होता है वो, और सब लोग हथियारों के साथ होते हैं। तो एक पुलिस वाले की ड्यूटी खाली हाथ लगती है, जो आपको पकड़ के रखेगा, चाहे वो हाथ से पकड़े चाहे वो हथकड़ी से लगा। तो वो लोग आए नहीं, मैं टकटकी लगा के देखूं और मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि भाई कत्ल की रात होती है, कत्ल की सुबह थी है। मैंने कहा हनुमान जी जल्दी भेजो जल्दी भेजो। तो मैं मन ही मन प्रार्थना करा। वो जो है जब 6:30 बज गए तो फिर भी मैंने सोचा चलो अभी आ जाएं। 6:35 हो गए, 6:40 हो गए। तो जब 6:40 के आसपास हो गए तो मैंने कहा भाई अब तो ना आए तो अच्छा है। अपने मन में मैंने कहा यार तो असली वाले तो आने वाले होंगे कभी भी। तो वो लोग केवल 5 मिनट थे, है ना। हाँ, तो वो लोग जो है जो आए वो आए करीब 6:45 बजे। असली वाले नहीं, नकली वाले। हाँ, अब जब वो आ गए तो मैंने सोचा यार अब आ तो गए, अब आप जो काम शुरू हो गया उसको बीच में रोक नहीं सकते और कह भी नहीं सकते वरना वो बेचारे फंस जाएंगे। हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो मैंने कहा चलो काम शुरू करते हैं फटाफट। तो हमने काम फटाफट शुरू करा। पेपर वगैरह का जो दिखाने थे, एक्सचेंज करने थे, वो फटाफट दिखाए। आई कार्ड वगैरह जो प्रॉपर एक्टिंग चल रही नहीं है। हाँ, मतलब जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी वो सब दिखाया उनको। तो दिखाने के बाद जो है उन्होंने मेरे को उनके सुपुर्द कर दिया। तो हम लोग निकल गए, 5-7 मिनट लगे इस पूरे फॉर्मेलिटीज़ में, निकल गए। निकलने के बाद जो है मुझे उस दिन तो नहीं पता चला कि वो असली वाले कब आए, लेकिन जब मैं 2.5 साल के बाद वापस आया सरेंडर करके, तो जो असली वाले उस दिन जो मेरे इंचार्ज थे, एक इंस्पेक्टर, तो वो मुझे मिले। अच्छा, हाँ, तो वो मुझसे कहने लगे कि शेर सिंह मुझे पहचाना आपने? मैंने कहा सर मैंने नहीं पहचाना। तो कह रहे यार जिस दिन तुम एस्केप हुए थे उस दिन मेरी ही ड्यूटी थी और मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा था। तो मैंने कहा जी सर। तो कहने लगे कि उस दिन किस्मत तुम्हारी बढ़िया रही। मैंने कहा ठीक है सर, किस्मत तो थी। तो कहने लगे कि हम लोग जो है 6:30 बजे आ रहे थे और हमारी गाड़ी पंचर हो गई। तो कहने लगे पंचर कराई थी क्या? हुई। तो मैंने कहा सर मंगल का दिन था, हो सकता है हनुमान जी ने करा दी उसको। तो कहने लगे कि हमें जो है नहीं वाकई में कराई थी या हुई थी अपने आप से? भाई इसको क्या आप रहने दीजिए। तो वो जो है उनको स्टेपनी बदलने में, नई गाड़ी मंगवा के, मुझे लगता है कि जो आपके साथ ही रहे होंगे वो किसी तरीके का रिस्क नहीं उठाना चाहते होंगे। ऐसा हो सकता है। तो उन लोगों ने करा के बोले आराम से चलेंगे, अब तो पंचर हो ही गई है, ऐसा कुछ रहा होगा। है ना। जी। तो फिर वो मतलब वो लोग 7 बजे के आसपास आए। अच्छा, फिर जब वो आए तो वो कहने लगे कि उन्होंने मुझे बताया कि जब हम वहाँ पहुंचे तो हमने जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट था उसको कहा भाई शेर सिंह को दो। तो वो कहने लगे कि भाई कितने शेर सिंह चाहिए तुम्हें? अभी तो लेके गए तुम्हारे साथी 10 मिनट पहले। तो वो कहने लगे कि भाई हम तो नहीं आए। तो उन्होंने सोचा कि कहीं कोई मतलब एकदम कंफ्यूजन होगी। उन्होंने सोचा कहीं कोई और तो नहीं। तो उन्होंने तुरंत ही जो इनका जो पुलिस चार्ज रहा होगा उसको पूछा होगा, फोन पुलिस लाइन है वहां पे कॉल किया, भाई किसी और की ड्यूटी तो नहीं लगाई? तो उन्होंने कहा भाई किसी और की ड्यूटी कैसे लगा देंगे, आप ही लोगों की ड्यूटी है। तो वो कह रहे हैं कि जेल वाले बता रहे कि भाई तो ले गया कोई, और ये नंबर बता रहे हैं पुलिस वालों के। तो
उन्होंने कहा इस नंबर का कोई नहीं है, तो उनकी आपस में लड़ाई हो गई। तो पुलिस वालों ने जो लोकल थाना था वहां जाके कंप्लेन कर दी जेल वालों के खिलाफ कि भाई हम ऐसे ऐसे लेने गए थे, हमें नहीं मिला, हमें दिया नहीं गया वो। और इन्होंने जो है फिर अच्छा, वो एक प्रक्रिया होती होगी बताने की, तो उन्होंने जाके बताया होगा, मतलब थाने में कंप्लेंट करी होगी जाके। नहीं, बाकायदा असल में भाई उन्होंने तो अपनी पूरी ड्यूटी करी। अब जेल वाले आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमने पुलिस को दे दिया, पुलिस वाले कह रहे हैं भाई हमें नहीं दिया। तो दो डिपार्टमेंट आमने सामने हो गए ना, वो भी एक पूरी चेन है डिपार्टमेंट की, वो भी एक बड़ा डिपार्टमेंट है। तो अब पुलिस वालों ने आपस में जैसे ऑफिसर्स ने बात करी, उन्होंने कहा भाई तुम लोकल थाने में जाके कंप्लेन दो, भाई हम जेल में ऐसे ऐसे लेने के लिए गए थे, लेकिन हमें बताया गया कि भाई ये पुलिस वाले लेकर गए हैं, ये जो लेके गए हैं इनका पुलिस से कोई वास्ता नहीं है, और हमारी एफआईआर दर्ज की जाए, है ना। तो ये उन्होंने कंप्लेन। फिर जेल से निकल के कहाँ से? निकलने के बाद सबसे पहले मैंने अपना एक पासपोर्ट अरेंज किया संजय गुप्ता के नाम से, और इस पासपोर्ट पे मैं इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही थी, मतलब पैसा आखिर कहाँ से मिल रहा था? देखो शुरुआत में तो मेरे माताजी ने अच्छा मुझे हेल्प करी। क्या हुआ कि जैसे ही मैं जेल से निकला, क्योंकि मैं कोर्ट डेट पे जा रहा था, तो कोर्ट डेट पर घर के लोग मिलने आते थे, तो खाना वगैरह भी लाते थे, तो वो पूछ लेते थे भाई कितने लोगों का खाना लाना है ना, क्योंकि 20-25 लोगों का खाना मंगाना पड़ता था। तो मतलब वेशभूषा भी चेंज करी थी आपने अपनी, जिससे कोई पहचान ना पाए? आप तो सुर्खियों में रहते थे उस समय। क्या है कि जब मैं जेल में था, मतलब एस्केपिंग से 2-3 महीने पहले, तो मेरे साथ एक अपने सिख भाई थे, सरदार जी थे। तो क्या हुआ, मैंने उनसे कहा कि वो मेरे दोस्त थे, अच्छे बने हुए थे, मतलब जेल में दोस्ती हो गई थी। तो मैंने कहा यार मुझे जो है पगड़ी बांधना सिखाओ, मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगता है सिख पगड़ी देख के। तो उन्होंने अपनी पगड़ी जो है वो मुझे बांधनी सिखाई। तो मैं क्या करता था कि पगड़ी बांध लेता था, और खुद भी मैंने बांधनी सीख ली थी, और तो घूमता रहता था। तो लोग देखते रहते थे भाई राणा जी जो है सरदार जी बन गए क्या। तो वो जो है सरदार जी मुझसे बोलते थे हमेशा। जब पगड़ी मैंने परफेक्ट बांधनी सीख ली, तो मेरी दाढ़ी भी मेरी बड़ी बड़ी हो गई थी, मैंने कटाई नहीं थी 1-2 महीना। तो वो कहने लगे राणा जी ऐसा ना करना कि भाई सिखों का नाम बदनाम कर दो, कोई ऐसा काम कर दो पगड़ी बांध के। तो मैंने कहा कि देखो सरदार जी तो हमारी जान है भाई, सिख हमारी जान है और योद्धा है, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि भाई शेर सिंह राणा किसी सरदार जी का अपमान कर दे, या सिखों का कोई ऐसा कोई पगड़ी का गलत इस्तेमाल कर दे। मैंने कहा पगड़ी तो हमारी शान है। तो पगड़ी पहन के गए थे, लेकिन आपकी तस्वीरें? मैं पगड़ी पहन के नहीं गया था, क्योंकि वो तस्वीरें मुझे ध्यान है। लेकिन पुलिस को ऐसा लगा, मीडिया को ऐसा लगा कि भाई क्योंकि दाढ़ी बढ़ी हुई है, कहीं ये बाहर जाके सिख मतलब पगड़ी ना बना के घूम रहा हो, हाँ, अपनी शक्ल को चेंज करने के लिए। हाँ। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने पग नहीं बांधी। मैंने क्या किया कि मैं बाहर गया और जाके क्लीन शेव हो गया। तो टीवी में मेरी जो फोटोग्राफ्स दिखाई जा रही थी कि भाई ये सरदार जी आप जिस समय फूलन देवी की हत्या हुई थी जी, उस समय तो आप क्लीन शेव ही थे? नहीं, मैं क्लीन शेव नहीं था तब। मेरी हल्की सी दाढ़ी थी, मुझे तस्वीर से ध्यान आ रही है। मूछें थी, लेकिन वही जो आती है बच्चों के जैसे। बच्चों के, वो मतलब दाढ़ी नहीं थी, मूछें थी। दाढ़ी नहीं थी, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये वाली एस्केप जब हुआ तो मूछ भी साफ करा दी। मूछ कटाने से भी आपका चेहरा काफी बदल जाता है। तो फिर मैं तो माता जी ने, जब मैं छूट गया बाहर निकल गया, तो सबसे पहले माता जी से बात करी। तो मैंने उन्होंने सोचा कि कुछ खाने वगैरह के लिए बता रहा होगा। तो मैंने कहा भाई मैं जेल से एस्केप हो गया हूँ। तो वो घबरा गई, कहने लगी कि ये तो अच्छा नहीं करा भाई, तुम जो है जेल से भागने की क्या जरूरत थी। तो मैंने कहा देखो अब तो भाग गया हूँ और मुझे अफगानिस्तान जाना है। कह रही अफगानिस्तान किस लिए जाना है? मैंने कहा वहाँ पे जो हमारे आखिरी हिंदू सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी मिट्टी वहाँ से लेके आनी है, ऐसे ऐसे उनका अपमान होता है। तो कहने लगी कि तू अकेला ठेकेदार क्यों बन रहा है भाई? हाँ, सही बात है, एक माँ का हृदय, माँ का दिल तो यही कहेगा। तो देश में और नहीं है क्या कोई जो तू जो है सरकार नहीं भाग गया है और अब पुलिस जो है तुझे ढूंढेगी, मारेगी, तो हमें भी परेशान करेगी। तो मैंने कहा देखो मम्मी अब तो मैं निकल गया,
तो वो कहने लगे कि चलो ठीक है, लेकिन कोई गलत काम मत करना। तो फिर मेरी माताजी ने मुझे जो है सबसे पहले जो है 1-2 दिन के अंदर ही किसी माध्यम से मेरे पास पैसे आए। तो जब वो आ गए तो फिर मैंने आगे की जर्नी शुरू करी। सबसे पहले पासपोर्ट बना मेरा संजय गुप्ता के नाम से। फिर उस पासपोर्ट से मैं गया बांग्लादेश। मैंने अपने आप को पहले सेव किया पुलिस के झंझट से। हाँ, कि देश से पहले बाहर निकले। तो मैं बांग्लादेश गया। बांग्लादेश जाके फिर मैंने प्लानिंग शुरू करी कि भाई अब मैं कैसे जो है अफगानिस्तान जा सकता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जो अफगानिस्तान की एम्बेसी थी बांग्लादेश के अंदर, मतलब ढाका के अंदर, ढाका वहाँ की कैपिटल है, तो वहाँ गया। तो वहाँ से मुझे इतने सारे पेपर्स बताए गए, अगर मैं एज ए बांग्लादेशी जाऊँ तो मैंने वो ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा यार एज ए इंडियन जाने में ही फायदा है, मतलब इंडियन पासपोर्ट पर जाने में ही फायदा है। तो उसके बाद मुझे ये जानकारी वहाँ से पता चल गई कि भाई सिर्फ 3 देशों से आप अफगानिस्तान जा सकते हो। वो है मतलब दिल्ली इंडिया से, इस्लामाबाद पाकिस्तान से और दुबई से। अच्छा, फिर आप वहां से दुबई गए? हाँ, बांग्लादेश क्योंकि दिल्ली से जा नहीं सकता था। इस्लामाबाद का वीजा लेने के लिए गया मैं पाकिस्तान एम्बेसी में, ढाका के अंदर। तो उन्होंने जो है मेरे को अपने साथ ही शामिल करने के लिए जो है अपना तैयारियां शुरू कर दी। नहीं तो उनको आपने बताया था कि आप शेर सिंह राणा है? मतलब जब आप तो संजय गुप्ता बन के गए थे ना? भाई मैं संजय गुप्ता बन के गया। उन्होंने मेरे से बातचीत करी। उनको शक हो गया, बातचीत में शक होना जायज था। उन्होंने सोचा यार इंडियन आदमी है, अच्छा, दिल्ली से जाने के लिए तैयार नहीं है, कह रहा है इस्लामाबाद से अफगानिस्तान जाऊंगा। तो उन्होंने कहा यार ये हिंदू है। ओके। हाँ, कोई हिंदू इस्लामाबाद से काबुल क्यों जाएगा? दिल्ली से काबुल चला जाएगा सीधा सवाल है, बिल्कुल आना चाहिए। तो उनको शक हो गया, लेकिन उन्होंने फिर अलग अलग क्वेश्चंस किए। क्या ऑफर दिया फिर उन्होंने आपको? हाँ, तो उन्होंने मेरी पासपोर्ट का फोटोकॉपी करा के अपने पास रख ली। तो उस समय रमजान का महीना था। तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना 10-15 दिन के बाद आओ, हम ये इस्लामाबाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो भेजेंगे। हो सकता है आपको अगर वीजा मिल गया इस्लामाबाद का तो फिर आप चले जाइएगा। तो फिर 10-15 दिन के बाद उनके जैसे फोन आने लग गए मेरे पास कि आप आइए। कहने लगे कि हम यहाँ पर, मैंने उनको ये कहा था मैं यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूँ और अब सोच रहा हूँ कि अफगानिस्तान से भी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करूँ। वो कहने लगे कि अरे भाई पानी पियेंगे आप? नहीं। तो वो कहने लगे कि हम आपकी बड़ी हेल्प करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, और हमारे पास आओ यहाँ पे, और एक दिन हम डिनर करते हैं, हम चाय पियेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इस दौरान में इंडिया से, मुंबई से अफगानिस्तान के वीजे की बातचीत चला चुका था, आया नहीं था। लेकिन तो मैंने कहा हाँ जी आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो लेकिन जब आ गया मेरे पास, जब हाथ में वीजा आ गया, तो मैंने कहा यार अब इनसे पिंड छुड़ाना है। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, आप तो बम फुड़वाते हो जी। तो कहने लगे नहीं, हर एक से नहीं फुड़वाते। तो मैंने कहा चलो हर एक से नहीं तो किसी से तो फुड़वाते हो। तो कहने लगे कि आपको अपने से वो रखो ना, आपको हम अच्छे जगह पे सेट करेंगे, आपका बिजनेस जो है वो अच्छा करेंगे, और आप रहो लाहौर में रहो, इस्लामाबाद में रहो, हम इंतजाम करेंगे। तो मैंने कहा कि मतलब फिर हमारी जो है आपस में बहसबाजी हो गई। तो मैंने कहा इनसे अब किसी तो आपको डर नहीं लगा वहां पर कि आप एक तो जेल से भागे हुए हैं, फर्जी पासपोर्ट पर आप बांग्लादेश में? उन्होंने धमकी मुझे यही दी। उन्होंने मुझे यही धमकी दी कि ऐसा है कि क्या हुआ कि जिस दिन फोन किया तो हर बार संजय के नाम से बात करते थे। एक दिन फोन किया, जब मैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करने लगा, कहने लगे कि संजय कहें कि शेर सिंह राणा कहें। तो मैंने कहा इनको तो सब पता चल गया। तो मैंने कहा जो भी बोल लीजिए। फिर उसी दिन लड़ाई भी हो गई आपस में बातचीत में। तो ये तो मतलब आसमान से गिरे खजूर पे अटके। हाँ, कहने लगे वहीं पहुंचा देंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर मैंने बीच में फोन काट के और उसको मोबाइल को, सिम को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फिर मैं अपने खुद के रूट से वाया दुबई होते हुए, ढाका से दुबई के लिए शायद वीजा की जरूरत ढाका से नहीं है?
नहीं, वीजा की जरूरत है, लेकिन मैंने वीजा नहीं लिया। फिर कैसे गए? हाँ, क्योंकि मैंने कनेक्टिंग फ्लाइट मंगाई। मेरे अच्छा। को जो एमिरेट्स वाले थे ढाका में, उन्होंने कहा कि अगर आप हमें कोई दुबई से कनेक्टिंग फ्लाइट की टिकट दिखाएंगे तो हम ढाका से दुबई की आपको टिकट यहाँ से इशू कर देंगे। तो कहाँ का टिकट लिया आपने? काबुल का। काबुल का? हाँ, दुबई से काबुल का। दुबई से काबुल जो है काम एयरलाइंस जाती थी उस समय। उस समय पूरे विश्व से सिर्फ दुबई, दिल्ली और इस्लामाबाद से ही फ्लाइट्स थी। तो दिल्ली से जा नहीं सकता था, इस्लामाबाद के लिए इन्होंने ये सब। तो काबुल के लिए वीजा की जरूरत नहीं थी ढाका से? नहीं, वीजा की जरूरत है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको, सपोज कीजिए आपके पास, आपको मान लीजिए अमेरिका जाना है, ठीक है, अब आपने दुबई से अमेरिका की फ्लाइट लेनी है, मान लीजिए, है ना, तो अच्छा, तो वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, क्योंकि आप वहां जा थोड़ी ना, वहां से तो आप दूसरी, आप एयरपोर्ट से ठीक, करेक्ट, ओके, आपने कनेक्टिंग फ्लाइट का टिकट उनको दिखा दिया, तो मैंने काम एयरलाइंस का उनको टिकट दिखा दिया, ओके, हाँ, तो काबुल पहुंच गया। काबुल पहुंचने के बाद जो है, जो शुरुआती जानकारी थी वो ये थी, भाई कंधार में। हाँ, कंधार की जानकारी मुझे भी है। हाँ, तो लेकिन कंधार में नहीं थी। अच्छा। तो मैं क्या है कि नेक्स्ट डे जो है कंधार पहुंच गया। हाँ। अब कंधार पहुंच गया तो वहां मैंने पूरी खोजबीन करी। एयरपोर्ट जो तो कंधार का दिखाया जाता है ना, एक वो रॉकेट लॉन्चर से लेके, है ना, तो मैं वहीं पे एयरपोर्ट के आसपास ढूंढने लगा। अब वो कहीं पे मिली नहीं। जब मिली नहीं, 3 दिन हो गए मुझे ढूंढते ढूंढते, तो मतलब मुझे एक दिन, मतलब मैं दूसरे दिन ही कंधार पहुंच गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई तीसरे दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तूने शायद थोड़ी गलती भी कर दी। मैं ऐसे ही किसी के साथ भी बैठ के चला जाता था। तो एक दिन इतने इंटीरियर में वो मुझे ले गए और मेरे पीछे कम से कम 6.5 फुट का बंदा वो बैठा था और एक ड्राइव कर रहा था, वो जो मुझे लेके गए थे। मैं अपने मन में सोचता सोचता गया, अगर वैसे मेरी पीछे से गर्दन पकड़ ली तो तू क्या कर लेगा। तो मैं गया, दुस्साहसी थे आप, मतलब बहुत ज्यादा दुस्साहसी थे। हाँ, नहीं दुस्साहसी, मैं अपने आप को डेड बॉडी समझता था। मैं सोचता था कि तू डेड बॉडी है, लेकिन उस दिन से मैंने अपने मन में सोचा कि भाई तेरे को सक्सेस भी करनी है, तो थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा देखना भी। इसीलिए कहते हैं कद से ज्यादा छाती का चौड़ा होना जरूरी होता है। तो जो है उसके बाद फिर मैं काबुल वापस गया, फिर गजनी गया, हेरात गया, मतलब अफगानिस्तान के बहुत सारे स्थानों पे गया और पूरी 1.5 महीना मुझे लगा खोजबीन करके कि भाई ये जो गजनी के पास एक जगह है देयक, वहां पे जो है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी की, पृथ्वीराज चौहान जी की और जो चंद्रवर्धन है उनकी कब्र और वो समाधि है। तो ये जानकारी मिलने के बाद जो है फिर मैं वहां गया और जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया था कि शायद देश का सबसे पहला ब्लॉगर भी हूँ मैं, तो सन 2000 मुझे अभी भी ध्यान आता है वो अंदर कब्र के किसी सुरंग के अंदर से आप अपना वीडियो बना के दिखा रहे थे और बहुत साल पहले मैंने देखा था वो। मैं देखा, पहले ब्लॉगर थे आप, बिल्कुल हिंदुस्तान का सबसे पहला ब्लॉग वही था। हर हिंदुस्तानी को उस समय गर्व हुआ था इसमें। देखो, जो राष्ट्रवादी विचारधारा का उसको गर्व होना भी चाहिए। कई लोग इस बात पे बहस करने लगते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने अपनी छवि को बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया, लेकिन फिर उसका एक जवाब ये भी मैं खुद ही से कहता हूँ, मतलब खुद को ही देता हूँ कि इतना कोई कैसे रिस्क उठाएगा छवि को बचाने के लिए कि यहाँ से जाएगा। वो तो करने के लिए इसी देश में बहुत कुछ है। जैसे अभी इसी तरह अब एक चर्चा पे और आगे भी बढ़ जाते हैं। अभी आपने एक बयान दिया कि बाबर की कब्र का रास्ता भी हमें पता है। तो पहले तो हम राणा सांगा वाले बयान पर आते हैं, जो बयान दिया गया संसद के अंदर, उस बयान से आप कितना सहमत हैं? रामजी लाल सुमन ने जो दिया, देखिए वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल गलत बयान है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी और वो मतलब एक तो वो झूठा बयान है और उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। राज्यसभा में बनाई इसलिए थी कि यहाँ बहस होगी देश के विकास पर। वहाँ बहस हो रही है जो है राणा सांगा जी के ऊपर आरोप लगाने के ऊपर या बाबर के ऊपर। तो ये तो दुर्भाग्य है कि राज्यसभा में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है। दूसरी बात है कि इसमें स्पष्ट जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है जानबूझ के उसने जो है अपने एक खास समुदाय को, हाँ, खास समुदाय के सांसद से जो है इस तरह के बयान दिलाए जिससे कि
जातीय संघर्ष हो और उत्तर प्रदेश का या देश का जो माहौल है वो खराब हो। वैसे ही इतना जातिवाद के कारण देश में अनेक समस्याएं हैं। फिर ये जो राजनीति करने वाले जो लोग हैं और खासकर जिन्होंने प्योर जाति के आधार पर राजनीतिक दल बनाए हुए हैं, तो ये लोग अगर इस तरह से करेंगे तो देश जो है वो खुशहाल की जगह बदहाल होगा। तो ये दुर्भाग्य है। बाबर की कब्र का रास्ता पता है वो कहाँ है कब्र? तो काबुल में। अच्छा, तो फिर से आप जाएंगे? नहीं, अगर ऐसे जो लोग हैं तो इनको तो जरूरी है ना, जब ये उनको अपना आइडियल मान रहे हैं तो इनको वहीं छोड़ के आने की जरूरत है इनको भी। और नहीं, वहां से तो जैसे पृथ्वीराज चौहान की तो चलिए मानते हैं कि भाई हमारे देश के थे, उनकी अस्थियां आप लेके आए, तो काबुल जाके बाबर की कब्र पे क्या करेंगे? नहीं मतलब वो कि मैं नहीं, आप ही ने कहा कि हाँ, आप नहीं, आप मैं तो क्या है कि ये जो नहीं, अभी जो आपका बयान आया मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ कि आपने कहा कि बाबर की कब्र का रास्ता भी मुझे पता है। इनका घर बनवाएंगे वहीं जो बाबर की कब्र है उसके अगल बगल में ही इनका घर जो है रामजी लाल सुमन का, हाँ, रामजी लाल सुमन का घर काबुल में ही बनवाएंगे, जिससे कि इनको ये पता चले कि जितना बकवासबाजी आप यहाँ भारत में रह के करते हैं, अगर आप वहां पे इतनी बकवासबाजी करेंगे तो आपका क्या हर्ष होगा, वो लोग क्या हर्ष करेंगे। तो इनको ये तभी पता चलेगा ना, आप यहाँ लोकतंत्र में रह रहे हैं, आपको बोलने की छूट है, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप कुछ भी बोल लेंगे, तो ये गलत है। साक्षात्कार के एक अंतिम चरण में कुछ सवाल और एक दो कर लेते हैं। राणा जी, राजपूत समाज को क्या आपको लगता है कि अभी भी किसी एक आंदोलन की ज़रूरत है? उनको राजनीति में वो जगह नहीं मिल पाई जो उनको मिलनी चाहिए? देखिए क्या है, मैं बहुत ही स्पष्ट इसमें बताऊंगा। राजपूत समाज या स्वर्ण जातियों ने बहुत सारे सामाजिक संगठन बनाए हुए हैं। अभी भी अगर हम राजपूत समाज की बात करें तो जैसे करनी सेना है, क्षत्रिय महासभा है, या जितने भी सामाजिक संगठन, तो इस तरीके के संगठन आपको लगता नहीं कि जो देश में जाति व्यवस्था को और बढ़ावा देते हैं? मैं वही उस पे आ रहा हूँ कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो सामाजिक संगठन किसी मुद्दे को उठा तो सकते हैं, लेकिन जो उसको सॉल्व है वो तो सरकार ही करेगी। भाई कोई भी जो मुद्दा है उसका जो सॉल्यूशन है वो तो सरकार ही देगी ना। तो जब सरकार की परिभाषा क्या है? सरकार की परिभाषा है कि किसी राजनीतिक दल जो है जो सत्ता में होगा उसकी सरकार होगी। तो जो हमारे जो अन्य समाज के जो भाई हैं, चाहे हमारे यादव समाज के भाई हों, हमारे जाट समाज के भाई हों, या हमारे कुर्मी समाज के भाई हों, है ना, तो इन लोगों ने क्या है अपने अपने राजनीतिक दल बनाए। आप समझिए कि अगर यादव समाज के भाई भी अपना समाजवादी पार्टी की जगह अगर यादव महासभा बनाते तो क्या जो उत्तर प्रदेश में जो हर विभाग के अंदर इन्होंने हर नौकरी के ऊपर अपनी संख्या से 10 गुना ज्यादा जो खर्चा किया हुआ है, क्या वो संभव था? बिल्कुल तो वो नहीं था। तो इन लोगों ने क्या किया, भाई मुलायम सिंह यादव जी ने एक यादव समाज एक दुकान खोली, समाजवादी पार्टी नाम की। समाजवादी पार्टी एक दुकान है जिसके आगे खड़े होकर मुलायम सिंह यादव जी ने और अब अखिलेश यादव जी हल्ला मचाते हैं कि ये पिछड़ों की दुकान है, ये पिछड़ों की दुकान है, आओ यहाँ से तुम्हें नौकरियां मिलेंगी, तुम्हें योजनाएं मिलेंगी। और जब पिछड़ा समाज के जो हमारे सैनी भाई हैं, जो हमारे लोधी राजपूत भाई हैं, कश्यप भाई हैं, गुजर भाई हैं, मल्लाह भाई हैं, जब वो इस बहकावे में आके इस लाइन में खड़े हो जाते हैं तो फिर अखिलेश यादव जी हों या फिर मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, वहां से चुपचाप इशारा करते हैं यादव भाइयों को कि तुम पीछे वाले शटर पे आओ, और पिछले शटर से दुकान के सारी नौकरी और सारी योजनाएं जो हैं जो पिछड़ों के लिए है वो सारी की सारी उन यादव भाइयों को दे देते हैं। तो जो ये जो दूसरे पिछड़े समाज की जो दूसरी जाति है वहां से तो इनको कुछ मिला नहीं, और जब नहीं मिला तो संजय निषाद जी ने निषाद समाज की एक अलग पार्टी बनाई। अनुप्रिया पटेल जी ने, जो इनके फादर थे अपने सोनेलाल पटेल जी, उन्होंने पटेल समाज की एक अलग पार्टी बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि भाई पटेल भी पिछड़ा वर्ग के हैं, निषाद भी पिछड़ा वर्ग से हैं, जाट भी पिछड़े वर्ग से हैं, लेकिन इन्होंने अलग पार्टी क्यों बनाई? क्योंकि इन्होंने देखा भाई ये मुलायम सिंह यादव जी ने तो हमें ठग लिया, पिछड़े पिछड़े का नारा लगाया
और सारा माल जो माल है जो वो दे दिया यादव समाज के भाइयों को। हम्म, तो मैं शेर सिंह राणा हम्म, ने ये विचार किया कि भाई राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की हम पार्टी बनाए, जो हमने बनाई। और आज मैं अपने पिछड़े भाइयों से ये निवेदन करता हूं कि मैं आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा, हमारी पार्टी आपके अधिकारों की रक्षा करेगी। कैसे? कि जब अखिलेश यादव जी रोज पीडीए पीडीए का नारा देते हैं, तो जब अखिलेश यादव जी सत्ता में आते हैं तो पिछड़ों का सारा कोटा यादव भाइयों को दे देते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि इन्होंने पिछड़े वर्ग की जितने भी नौकरी योजनाएं सिर्फ यादवों को दी, दूसरे लोगों को नहीं दी। लेकिन क्या शेर सिंह अगर सत्ता में आ जाता है तो हम तो किसी जो पिछड़े समाज के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वहां पे किसी राजपूत को मैं बैठा नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा न्याय। मान लीजिए अगर 10 सीट है पिछड़े समाज के लिए, तो क्योंकि यादव भी पिछड़े हैं, सैनी, गुजर, लोधी राजपूत भी पिछड़े हैं, तो मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जी ने तो गड़बड़ करके 10 की 10 यादव को दे दी। लेकिन जब मैं सत्ता में होऊंगा तो 10 जो पिछड़ों के लिए होगी उसमें क्या करूंगा? एक लोधी राजपूत भाई को दूंगा, एक 2-3 सैनी भाइयों को दूंगा, सामाजिक न्याय भाई को दूंगा की बात तो कर रहे हैं। हम जो हम न्याय इसलिए करेंगे क्योंकि वो जो 10 सीट है उसमें से हम किसी राजपूत को एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो झूठे नारे लगा के कि भाई ये पिछड़ों की दुकान है, पिछड़ों की दुकान है, और सारा माल सिर्फ यादवों को खिला देते हैं, तो ये गलत है। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो रामजी लाल सुमन ने जो ये बयान दिया है, ना हम उनके घर पे कोई उनको परेशान करेंगे, ना उनको कुछ कहेंगे। लेकिन अब मैं पिछड़े समाज के बीच में जाऊंगा और उनसे ये निवेदन करूंगा कि ये जो समाजवादी नाम की ये जो दुकान इन्होंने पिछड़ों के नाम पे खोली हुई है, तो ये बंद हो। और सारे पिछड़े समाज के लोग, देखो हर पिछड़े समाज की जो जाति है वो अपनी नई पार्टी तो बना नहीं सकती। आप पर लोग कैसे भरोसा करेंगे? मतलब बहुत संघर्ष है अब तो इसमें। देखिए ये एक बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। विश्वास इसलिए करना चाहिए कि शेर सिंह राणा इस कुर्सी पे बैठा है और उसके बगल में एक कुर्सी और है, और ये पिछड़े के लिए रिजर्व है। अगर मैं अखिलेश यादव हूं तो मैं मतलब कानूनी रूप से इस दूसरी पिछड़ी कुर्सी पे एक अपने भाई को बैठा सकता हूं, क्योंकि वो लीगली अलाउड है। लेकिन क्या शेर सिंह राणा इस बगल वाली कुर्सी में किसी विक्रम सिंह राणा या विजय राणा को बैठा सकता है? नहीं बैठा सकता, क्योंकि वो लीगली पिछड़े समाज के भाई के लिए रिजर्व है। तो मैं किसी पिछड़े समाज के व्यक्ति का कोई अधिकार छीन नहीं सकता। तो उनके अधिकार तो हमारे साथ सुरक्षित है ना, अखिलेश यादव जी के साथ थोड़ी ना सुरक्षित है। और मैं आपको बता दूं, जब हम सत्ता में आएंगे, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जब सत्ता में आएगी, सबसे पहले जिससे पिछड़ों का अधिकार सुरक्षित हो, सबसे पहले 5 साल के लिए यादव भाइयों को पिछड़ा आरक्षण से हटाएंगे, इनको जनरल में डालेंगे, क्योंकि इनकी जो सामाजिक स्थिति है आज के समय में, नहीं तो वो आप कैसे डालेंगे? संविधान इसकी इजाजत आपको कैसे? भाई संविधान, ये तो राज्य सरकार ने इनको आरक्षण दिया हुआ है, तो हम इसको जब सत्ता में होंगे तो मतलब आप कह रहे हैं कि आपको यादवों का वोट नहीं चाहिए? नहीं, वोट क्यों नहीं चाहिए? हमें न्याय करना है ना। आप ये बताइए। नहीं, लेकिन अगर किसी को खीर मिल रही है, हाँ, तो आप उसकी खीर तो छीनने अकेला ही खीर खाएगा? हाँ। जो दूसरे जो पिछड़े समाज की जो अन्य जातियां हैं जिनको जरूरत है, तो हम एक राष्ट्रवादी आदमी है, तो हमें जिसका जो अधिकार है उसी को तो मिलना चाहिए। हमारा ये नारा है, ना किसी का अधिकार छीनेंगे, ना किसी को किसी का अधिकार छीनने देंगे। जो हमारे गुर्जर भाई हैं, जो हमारे सैनी भाई हैं, जो हमारे कश्यप भाई हैं, उनका सारा अधिकार जो है ओबीसी का, सारे यादव जो है अखिलेश यादव जी उनको बांट देते हैं। और नहीं बांटते तो मैं चैलेंज के साथ इसको ऑन पेपर प्रूफ दे सकता हूँ कि जब अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो या मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही हो, चाहे पुलिस की भर्ती रही हो या कोई भी भर्ती निकली हो, सब में जो है 80-90% जो है वो पिछड़े समाज की नौकरियां यादव समाज के लोगों को दी गई। तो दूसरों का भी तो अधिकार है। तो फिर से अगर आपने अखिलेश जी को सत्ता दे दी, ये जो पीडीए का इन्होंने ड्रामा किया हुआ है, तो फिर से ये यही करेंगे। तो मौका हमें मिलना चाहिए। मैं अपने पिछड़े भाइयों से निवेदन करूंगा कि एक बार आप शेर सिंह राणा के ऊपर विश्वास कीजिए, आप हमें मौका दीजिए। जब स्वर्ण और पिछड़ा एक होगा, ना स्वर्ण पिछड़े का अधिकार ले सकता है, ना पिछड़ा स्वर्ण का ले सकता है। तो हम जो कानून में जो अधिकार लिखे हुए हैं, संविधान में जो आपने हमें अधिकार दिए हुए हैं, जो आरक्षण या जो नौकरियों में या जो
योजनाओं में आपकी भागीदारी है, हम आप में बराबर बराबर बांट देंगे। अगर मान लीजिए हमारे सैनी समाज के हिस्से में 10% आना चाहिए तो उनको 10% देंगे, तो गुजर भाइयों के में 5% आना चाहिए तो उनको 5% देंगे। जिसकी जितनी संख्या है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। राणा जी, इंटरव्यू के अंतिम चरण में आपके कुछ निजी जीवन पर कुछ सवाल कर लेते हैं, जिससे दर्शकों को पता चले कि इतने कांडी व्यक्ति जो है, जिनके जीवन में इतने सारे कांड जुड़े हुए हैं, वो उनका निजी जीवन कैसा रहा। हम जानना चाहें, कभी किसी से आपको प्यार हुआ था? आप तो इतने खूबसूरत चार्मिंग व्यक्ति थे, कभी किसी से कुछ हुआ हो? देखो, प्यार में और अट्रैक्शन में डिफरेंस होता है। जब हम यंग एज में होते हैं, मतलब ये जैसे 16 साल से इसको नवयौवन बोलते हैं, तो ये जो एज ग्रुप, मतलब जिस उम्र पे लोग प्यार में खो जाते हैं, है ना, वो प्यार नहीं होता। मैंने उस उम्र पे जो है वो आपको फूलन देवी की हत्या का आरोप लगा आपके ऊपर। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि जो 16 साल से या जो 22-24 साल की जो एज होती है, इसको ये जो युवाओं में होता है, ये होता है अट्रैक्शन, है ना। अट्रैक्शन होता है, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई जो मतलब कोई था, किसी के प्रति वो अट्रैक्ट होएगा, है ना। तो अट्रैक्शन होएगा, और वो अट्रैक्शन जो है वो ह्यूमन बॉडी कि नेचुरल है। अगर किसी को नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए उसकी कहानी खत्म, कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है। तो भगवान ने उसको कुछ गड़बड़ बनाया है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो वो हमारे साथ भी हुआ। तो वो दोनों तरफ से था, एक तरफ से नहीं? ये तो मैंने बताया ना, ये अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन क्या होता है कि आज आप अच्छे लगेंगे, कल कोई दूसरा अच्छा लगेगा। मैं लेकिन सीरियस मोड की बात कर रहा हूँ कि किसी के साथ में दो तरफा सीरियस रहा हो और कुछ दिन आपका प्यार चला हो, ऐसा कुछ? देखो, ऐसा नहीं है असल में। मैं तो बताऊँ ना, कॉलेज के ही बस लाइफ स्टार्ट ही हुई थी के अंदर तिहाड़ की जो है सैर करना। कभी अफसोस नहीं हुआ कि जिस समय बाकी युवाओं ने अपने जो उम्र पे आप जेल में गए, लोग उस समय मौज मस्ती करते हैं? देखो, अफसोस तब होगा जब आप इच्छा से कुछ करोगे। इसके लिए अफसोस नहीं होगा। इसके लिए आपको जो है मतलब आप इसको अपनी डेस्टिनी मानेंगे, है ना भाई। अफसोस तब होगा कि आपको लगे कि आपने गलत कर दिया। तो जब कुछ गलत किया ही नहीं, तो आपको अफसोस नहीं होगा। आपको ये होगा कि यार, ये तेरी डेस्टिनी थी, कि इस डेस्टिनी की कारण जो है जीवन के 15.5 साल तुझे अपने माता पिता से, परिवार से दूर रहना पड़ गया, या उस एज में, जिस एज की आप बात कर रहे हो, वो सब खराब हो गई, वो पूरी एज। तो वो मेरी डेस्टिनी थी, और उसको मैंने स्वीकार किया, क्योंकि उसके अलावा इस जीवन में स्वीकार करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। कभी आपके अपने अतीत का प्रभाव आपके व्यक्तिगत जीवन पर, आपके बच्चों पर, आपके पत्नी पर, आपके वैवाहिक जीवन पर कभी पड़ा हो? आपके अतीत का किसी भी तरीके का? घर में क्या है, बच्चे सवाल करते होंगे घर पर? हाँ बिल्कुल। अभी जो है, जैसे मेरी एक जो बड़ी बिटिया है, मतलब बड़ी भी बहुत छोटी है, मतलब, लेकिन अभी जैसे आजकल सबके हाथ में मोबाइल रहते हैं, यूट्यूब वगैरह में वो देखते रहते हैं। तो वो जैसे कुछ दिनों पहले ही मेरे से क्वेश्चन कर रही थी कि पापा, ये जेल क्या होती है ना, तो आपको क्यों वहाँ पे रख दिया, वहाँ तो अपराधी लोगों को रखा जाता है ना। तो अब ये तो है, लेकिन क्या है कि जब वो बड़े होंगे तो शायद वो चीज़ों को समझ जाएंगे कि भाई क्या परिस्थितियाँ रही हैं, या ये तो डेस्टिनी का वो है। तो देखो, जो आपका पूरा जीवन है, तो जो भी पूर्व में हुई घटनाएं हैं, सच्ची हो झूठी हो, आपका पीछा तो कभी नहीं छोड़ सकती। लेकिन आज सन 2001 में फूलन की हत्या का आरोप मुझ पे लगा। आज 2025 है, करीब 25 साल ही हो गए हैं। 25 साल के अंदर आप भी एक पत्रकार रहे हैं, कई बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में आपने जो है काम किया है। आपकी कलम ने, आपके श्रीमुख से कभी ये निकला हो भाई शेर सिंह राणा ने किसी से उगाही की, किसी से गुंडागर्दी करी, किसी से पैसे मांगे, या कोई भी गलत काम किया, तो देखो मुझे आपके सामने बैठने में शर्म आएगी। बिल्कुल सही बात है। मैं तो इंटरव्यू के प्रारंभिक चरण में ये बात बोला था कि मैं खुद उस समय 2001 में पढ़ता था, और मुझे लगा कि यार आज भी लोग ऐसे क्रांतिकारी लोग हैं जो अखबारों के माध्यम से जो मैसेज सामने आ रहा था कि आपने एक समाज के लिए बदला लिया, फूलन देवी की हत्या कर दी,
है ना, फिर उसके बाद अफगानिस्तान जाना, तो कभी ऐसा नहीं सुना। बिल्कुल सही बात है। तो क्या है कि आपका जो चरित्र है वो आपके चरित्र जो है वो दिख जाता है कि भाई ये चरित्र जो है इस बच्चों को भी व्यक्ति दिख का जाता कैसा है ना। तो अभी भी मुझे 2016 से मैं बाहर हूँ, करीब 8-9 साल होने वाले हैं। तो आज भी हम एक साधारण और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, देश के लिए काम करने के लिए अभी भी प्रयास कर रहे हैं। और जब मैं जेल के अंदर भी था तो मुझे तब भी बहुत ऑफर मिले। जब मैं जेल से एस्केप हुआ तब भी मुझे बहुत ऑफर मिले कि मैं अंडरवर्ल्ड के लाइन में चला जाऊं। अंडरवर्ल्ड में जाके मैं हजारों करोड़ रुपए भी कमा सकता था, है ना। और ये जो बाहुबली सांसद और विधायक जो आप बोलते हैं, पूर्वांचल में तो आम बात है। तो वो ऑफर भी थे आपके हाँ, पास? वो ऑफर क्या, हम उनके जैसा वो तो कुछ नहीं है, उनसे भी पता नहीं क्या क्या हम सही बात बन सकते थे, लेकिन आपका चरित्र अगर वैसा नहीं है, इसको कोई नहीं नकार सकता। हाँ। जिस व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा आरोप हो, इतनी हाई सिक्योरिटी सेल में रहा हो, जो जेल से भागो, ये ऑफर आए होंगे, बिल्कुल रहा होगा। और ये आपके पास करने का एक माध्यम था, ये भी एक रास्ता था आपके पास। इसको स्वीकारने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसको हमने स्वीकार नहीं करा। तो इसी से ही आपको चरित्र इंसान का समझ जाना चाहिए कि ये वैसा व्यक्ति नहीं है कि पैसों के लालच में कोई गलत काम करेगा या फिर किसी को बेवजह परेशान करने की मेंटेलिटी रखेगा। हम हैं प्योर राष्ट्रवादी विचार के आदमी। देश के लिए आप कहोगे कि यहाँ पे कूदना है और अपनी जान देनी है, तो आपसे दूसरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना। देश के लिए कुछ भी करना है तो। लेकिन अगर किसी चींटी को भी बिना वजह परेशान करने के लिए आप कहेंगे तो नहीं करेंगे। तो ये इस विचार या सोच का एक अंतिम बात, अगर इस पूरे पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में, अगर कोई ऐसी बात जो हम आपसे ना पूछ पाए हो या कहने को रह गई हो, तो कैमरा आपकी तरफ है। देखिए, मैं तो, अगर आप ये कहें कि मैं क्या संदेश देना चाहता हूँ समाज के लिए, है ना, संदेश तो मेरा ये है कि भाई आज के समय में जाति और धर्म को लेकर हर पार्टी जो है अलग अलग हथकंडे अपना रही है, जिससे देश का जो माहौल है वो खराब हो रहा है। आज हमारा कंपटीशन यूएस से, चाइना से और दूसरे देशों से है, जबकि हम इन चीज़ों में अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं अपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के भाइयों से एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग एक दूसरे के, जो मान लीजिए जो भगवान हैं, पैगंबर हैं, गॉड हैं, वाहेगुरु जी हैं, है ना, जिस नाम से भी आप उनको मानते हैं या पुकारते हैं, आप उनको भले ही माने या नहीं माने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनके नाम इज्जत से बोलिए। तो मुझे लगता है कि जो आधे झंझट हैं जाति धर्म के, ये जो है समाप्त हो जाएंगे। क्यों कीजिए, इज्जत भी क्यों कीजिए, इसका भी मैं एक आपको तर्क के साथ इसका बताना चाहता हूँ अपने युवाओं को। देखिए, हर धर्म में या एक सामाजिक रूप में भी, मान लीजिए आपके फादर साहब हैं, आप मुस्लिम हैं कि हिंदू हैं, जो भी हैं आप, अब उनकी उम्र मान लीजिए 100 ईयर्स है, 100 साल के बुजुर्ग हैं, तो अगर वो सड़क पे जा रहे होंगे, कोई भी व्यक्ति हो, उनका धर्म ना देख के, अगर वो देखें लाठी पकड़ के 100 साल का बुजुर्ग जा रहा है, तो अगर वो सामने पड़ेगा तो हर आदमी उनको इज्जत देगा, ये सोच के कि भाई ये बुजुर्ग व्यक्ति है। चाहे वो मुस्लिम हो, अगर कोई हिंदू लड़का जा रहा है तो वो कहेगा यार बुजुर्ग आदमी है, अगर गिर गया तो उठा भी देगा, नमस्ते भी कर देगा, बाबा नमस्ते। तो जब हम, और ये सामाजिक बात भी है, ये धार्मिक बात नहीं है, ये सामाजिक बात है। तो जब हम एक 100 वर्ष के व्यक्ति को इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो हमें ये बिल्कुल क्लियर है कि जो इस्लाम है, जो अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब है, तो उनकी उम्र जो है करीब 1300-1400 वर्ष है। तो जो कृष्ण जी हैं, करीब 5500 साल पहले उनका जन्म हुआ। जो जीसस क्राइस्ट है, उनका जन्म करीब 2000 साल पहले हुआ। तो जो मुस्लिम है, वो भले ही कृष्ण जी को भगवान ना माने जैसे हिंदू मान रहे हैं, लेकिन जो 5500 वर्ष का जो जिसने इस धरती पे जन्म लिया है, तो उनको
इज्जत से नाम तो पुकार सकता है, उनको रिस्पेक्ट तो दे सकता है। जो हिंदू भाई हैं हमारे, वो भले ही मोहम्मद साहब को देवता ना माने, भगवान ना माने, पैगंबर मानना है नहीं माने, वो धर्म के रूप में नहीं कह रहा, लेकिन वो 1300 वर्ष की तो या 1400 वर्ष तो उनकी उम्र है। तो जैसे हम 100 वर्ष के व्यक्ति को इज्जत दे रहे हैं, तो 1400 वर्ष के व्यक्ति को, जिसने धरती पे जन्म तो उन्होंने लिया ही है, तो ये सोच के कि भाई 1400 साल इनकी उम्र है, इस वजह से उनको तो इनको इज्जत से नाम लें। लेकिन आजकल तो देश में चल रहा है कि जो जिसका सम्मान करने की आप बात कह रहे हैं, देश में तो माहौल ऐसा है कि अगर आपने उनके पक्ष में कुछ भी बोल दिया तो आपको राष्ट्रवादी नहीं माना जाएगा। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप जो है उसको धार्मिक नजरिए से मत देखिए, उसको सामाजिक नजरिए से देखिए। जब मैं पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि लेने अफगानिस्तान गया, तो मेरा जो साथी था, कई प्लानिंग हमारी फेल हो गई। तो जब हम खुदाई करने लगे तो मेरे को आवाज आई कि अंदर से उसने हथौड़े चलाने शुरू कर दिए जो मोहम्मद गौरी की कब्र थी उनके ऊपर। तो मैं फटाफट गया वहां पे, मैंने कहा ये क्या कर रहा है भाई? तो कह रहा है इसको तोड़ रहा हूँ। मैंने कहा इसको क्यों तोड़ रहा है? कह रहा मैंने सोचा भाई इसी की वजह से सब वो है। तो मैंने उसको समझाया कि भाई पहली बात तो ये है कि भाई ये हमारे पूर्वज का अपमान कर रहे हैं, तो फिर इनमें और हम में क्या अंतर रह गया? दूसरी बात है कि जब भी कोई दो योद्धा लड़ेंगे, तो जो आपके पक्ष का होगा आप उसको आइडल मानेंगे, जो दूसरे पक्ष का होगा वो उसको मानेंगे। ना तो वो गलत है ना तो आप गलत है। और योद्धा योद्धा ही होता है। मोहम्मद गौरी भी योद्धा था, पृथ्वीराज चौहान जी भी योद्धा थे। भाई पहली बार पृथ्वीराज चौहान जी ने उसको हराया, फिर उसके बाद उसने हराया। युद्ध में छल बल सब चलता है, तो इसलिए दोनों योद्धा थे। अब दोनों ने एक दूसरे को मार के खत्म कर लिया। ये उनकी घटियापन था कि पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि के ऊपर जूते चप्पल रख रहे थे या चंद्रवरदाई जी के ऊपर जूते चप्पल रख रहे थे, ये उनका घटियापन है। लेकिन क्या हम भी उसी स्तर पे आ जाए? तो मैंने उसको रोका। तो जो लोग भी, मान लीजिए चाहे कोई भी व्यक्ति हो, है ना, जैसे कि आरएसएस के जो सर्वोच्च नेताओं में एक है, उन्होंने भी कहा कल कि भाई ये जो औरंगजेब है इसकी कब्र यहाँ है, अब ये यहाँ लड़ा पड़ा, इसकी कब्र यहाँ है, लेकिन उसका महिमा मंडन नहीं होने दिया जाएगा। फिर महाराष्ट्र सरकार ने ये भी कहा। बस वही बात भी है भाई, क्योंकि देश में देखिए यहाँ के जो मुस्लिम हैं उनका भी कोई बाबर से या फिर औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है, वो उनके वंशज नहीं है। हिंदुस्तान के मुस्लिम हमारे भाई हैं। वो कभी उनका, अगर आप उनकी 10 पीढ़ियों का निकालेंगे तो उनकी 10 पीढ़ी निकलेगी रामलाल और श्यामलाल। ठीक, वो कोई डीएनए एक ही है, वो संघ वाली लाइन है। वो कोई औरंगजेब या बाबर के साथ जो है वो अफगानिस्तान से या ईरान से नहीं आए थे, वो हमारे भाई थे। लेकिन हमारे किसी बुजुर्ग, हमारे मान लीजिए हमारे बाबा थे, वो 4 भाई थे, उनमें से कोई एक भाई जो है उसको किसी भी कारण से, चाहे उसको वो रिलीजन पसंद आ गया हो, चाहे उसने कोई लालच कर दिया हो, चाहे वो घबरा गया हो, किसी भी रीजन से उसने दूसरा धर्म अपना लिया, तो उसका आइडियल जो है वो बाबर या औरंगजेब नहीं हुआ, क्योंकि वो तो उसके खिलाफ ही लड़ रहे थे, है ना। तो उसने अब किसी समय बदल लिया। तो आप जो है, जो यहाँ के मुस्लिम है, यहाँ के मुस्लिम भाइयों को बाबर का या औरंगजेब का नाम लेके टारगेट नहीं कर सकते, और ना ही यहाँ के मुसलमान भाइयों को टारगेट होना चाहिए। उनको भी खुल के आना चाहिए कि भाई बाबर औरंगजेब से हमारा क्या मतलब, हमारा मतलब है इस्लाम से। हमने इस धर्म को अपनाया है, इस धर्म के जो अगवा थे वो पैगंबर साहब हैं और अल्लाह हैं, उनसे हमारा मतलब है। अब इस धर्म में बहुत सारे राजा महाराजा सुल्तान और अलग अलग टाइप के लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने हमें परेशान किया, भारतीय लोगों को। हम उनके अगेंस्ट हैं। तो बाबर ने, औरंगजेब ने हमारे जो भारतीय लोग थे, चाहे वो भारतीय मुसलमान हो, चाहे हम हिंदू हो, सबको परेशान किया, चाहे वो हमारे सिख भाई हो। तो हमारे वो आइडल नहीं हो सकते, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, हमारे आइडल बाबर औरंगजेब नहीं हो सकते। लेकिन क्योंकि ये वो यहाँ पे दफनाए गए हैं, तो ठीक है भाई, आप उनको रखो, लेकिन हम उनको इज्जत नहीं देंगे, क्योंकि हमारे मन में अपने जो उनके विरोध में लड़े हैं, शिवाजी, महाराणा प्रताप, उनको इज्जत देंगे, या महाराणा सांगा जी को इज्जत देंगे।
तो ये हमारी सोच है। राणा जी, आपने अपने जीवन में जो भी कुछ किया हो उसकी तारीफ भी होती है और आलोचना भी, लेकिन आज आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों के लगभग सभी सवालों का बेझिझक होकर आपने जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को भी एक नया नज़रिया आपको समझने का मिला होगा, हिंदी खबर के दर्शकों को हम ऐसी उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा करते हैं। आपने हमारे लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला जारी है।